अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं रिजवान। हम बात करेंगे इनसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, डी डॉलराइजेशन के बारे में, इस वक्त जो ब्रिक्स को बड़ा जोश चढ़ा हुआ है अपनी नई करेंसी लाने का। हम देखेंगे उसमें कितनी जान है। डॉलर की पावर को आज हम ज़रा एनालाइज करेंगे कि डॉलर को गिराना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। जिहाद, आप सुनाए कैसे हैं? ज़बरदस्त। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अब तो ख़त्म होने लगे हैं, बल्कि तो ख़त्म होने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक गए हैं। ठीक ठाक गए हैं, मेहनत कर ली है। और दुनिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लग रहा है भूचाल क्रिएट हुआ हुआ है। एक ऐसी कह रहे हैं ना कि कोवर्ट जंग चल रही है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही और न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी बहुत थोड़ा उसका यानी काफ़ी कहते हैं ना कि स्वीट वर्ड इस्तेमाल करके वो उस जंग का जिक्र किया जाता है। तो इसी तरह ही वी आर इन अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट में जा रहे हैं कि एक यानी लास्ट टाइम ये हुआ था ब्रिटिश पाउंड के साथ 1956 में, और अब ये 1956 के बाद 2023 में एक और मुहिम शुरू हो रही है ब्रिक्स की तरफ से टू डिथ्रोन द डॉलर। अब डॉलर जो है वो मैं हमेशा से मैंने समझा कि इट्स द अकेलीज हील ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, यानी कि डॉलर है जो उसको सुपर पावर बनाती है अमेरिका को। डॉलर की हेजेमनी रहेगी, अमेरिका सुपर पावर रहेगा। डॉलर की हेजेमनी ख़त्म होगी तो यूएस इकॉनमी जो है ना वो जिस तरीके से फंक्शन कर रही है ना, इट विल सीज टू फंक्शन दिस वे। डॉलर की सबसे पहले तो जो हम लोग समझना ज़रूरी है कि व्हाट बेसिकली डॉलर मीन्स, यानी डॉलर जो है ना इसमें एक जर्मन वर्ड है। इट्स बेसिकली यानी इट्स अ क्वांटिटी ऑफ 29 ग्राम्स ऑफ अ सिल्वर कॉइन। तो 29 ग्राम का जो सिल्वर कॉइन था ना इन डार्क एजेस जर्मनी, उसे कहते थे डॉलर। देन आफ्टर जब आज़ादी मिली 1776 में बरतानिया से, तो जब साउथ अमेरिका के साथ ट्रेडिंग शुरू की ना 13 कॉलोनीज़ ने, तो उस वक्त जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी दे वर दैट पावरफुल, तो दे हैड टू ट्रेड इन स्पेनिश डॉलर जो कि वाइडली यूज़ हो रहा था उस वक्त साउथ अमेरिकन कॉलोनीज़ के अंदर स्पेन की। और आफ्टर ऑल फिर उसके बाद ट्रेड इतना बढ़ गया कि इन कॉलोनीज़ ने भी डॉलर को अपनी करेंसी बना लिया इवेंचुअली। और उसकी जो इक्वेशन की थी डॉलर की वो ये थी कि एक आउंस ऑफ गोल्ड के अगर 20 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा जो है ना दैट्स इक्विवेलेंट ऑफ $1। मॉडर्न टाइम्स के अंदर अगर हम आते हैं ना, तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर एक बहुत ज़रूरी है ना डॉलर का जो असेंट है वो है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो बेसिक चैलेंज जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ को आया, जिसमें आपकी सारी कॉलोनियल पावर्स थी, फ्रांस और बरतानिया की, बहुत मार खाई इन्होंने, बहुत मार खाई। फिर आज़ादी भी हासिल करनी थी नाज़ीज़ से। तो इवेंचुअली ये हुआ कि द अमेरिकन ने कहा कि हम मदद करते हैं, आते हैं, आप हमसे असला खरीदें, अपना सोना दें। अच्छा। सो एक्सचेंज ऑफ देयर गोल्ड द अमेरिकन्स दे गेव सोल्ड देम वेपन्स। फिर इवेंचुअली अमेरिकन खुद भी एंटर हो गए जब उन्होंने देखा कि अमेरिकन ने कहा तुम अगर मुझसे मदद चाहते हो तो मुझे सुपर पावर बनाना होगा। एग्जैक्टली कि मैं सुपर पावर बनूंगा। इवेंचुअली 1944 के बिगिनिंग के अंदर ही इनको पता लगना शुरू हो गया था कि सोवियत यूनियन से जब बड़ा एक्सट्रीम लेवल का मार पड़नी शुरू हुई नाज़ी जर्मनी को, तो वेस्टर्न पावर्स को समझ आ गई थी कि अब जंग जो है ना वो जर्मनी के ख़िलाफ़ ही जाएगी। और फिर उसके बाद 1944 के अंदर ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट फिर इवेंचुअली साइन इन्होंने कर लिया, ये स्पेकुलेट करके कि जंग जर्मनी हार जाएगा तो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन्होंने बनाया। अब उसकी वजह यही थी कि द रीज़न दे वांटेड अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज़ के वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो यूरोप के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी बड़ा रहा, जिसकी जो कि प्राइम रीज़न था नाज़ीज़ के पावर आने में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग इस चीज़ को कि पॉपुलिज्म जो है ना वो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरती है। डोनाल्ड ट्रंप का राइज अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ था, जब कुछ रिजेंटमेंट होती है लोगों में, एक रिजेंटमेंट होती है। जिस तरह अमेरिका के अंदर एक रिजेंटमेंट थी कि डेमोक्रेट की हुकूमत थी, उन्होंने बेल आउट पैकेजेस दिए और वो बेल आउट पैकेजेस का सारा पैसा गया डेमोक्रेट्स की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर, ठीक है। तो रिपब्लिकन्स को इसका काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट थी। यही हाल आपका पाकिस्तान में भी था
यही हाल इवेंचुअली इंडिया के अंदर भी क्रिएट किया गया कि मोदी, हालांकि मनमोहन सिंह वाज डूइंग रियली ग्रेट, लेकिन फाइनेंशियल स्कैंडल्स आए जिसकी वजह से मोदी का राइज हुआ। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए ब्रेटन वुड एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया कि अब जो है ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के हालात दोबारा पैदा हो जाएं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के थे। तो उसके अंदर जो इन्होंने काम किया था कि अब मैं उसकी इवेंचुअल आपको एक क्विकली आपको बताता हूँ कि ब्रेटन वुड के अंदर 2 बंदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है मेनार्ड केन्स और एक है हैरी वाइट। नाउ मेनार्ड केन्स जो था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक इकोनॉमिक काउंसिल बैठी थी लीग ऑफ नेशंस की तरफ से। उसके अंदर जब उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 की जितनी भी जो तबाही हुई है ना, इसका सारा का सारा जो फ़ाइन है ना वो हमने डाला जर्मनी के ऊपर। अच्छा। तो मेनार्ड केन्स ने इसकी मुखालफत की थी कि अगर आपने सारा का सारा फ़ाइन डाल दिया, जुर्माना डाल दिया जर्मनी पे, इनकी तो इकॉनमी राइज नहीं कर पाएगी, तो पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा। लेकिन सियासतदानों ने नहीं सुना। लॉर्ड जॉर्ज जो ख़ुद वज़ीर आज़म था बरतानिया का, उसने इसको रिजेक्ट किया कि नहीं, हमने जर्मन्स को सज़ा देनी है, और उस सज़ा का नतीजा निकला कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। 1944 के अंदर ही एक और भी काम हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ। $35 का इक्विवेलेंट टू 1 ounce ऑफ गोल्ड मुकर्रर किया गया। गोल्ड के साथ इक्विवेलेंस की गई। अमेरिकन की और बरतानिया की बिल्कुल मर्जी नहीं थी टू हैव अ गोल्ड इक्विवेलेंस। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो था ना सख्ती से फ्रांस ने। अच्छा, फ्रांस ने कहा गोल्ड है तो हम हैं, वरना तो वी आर आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट। और फ्रांस की मैं इस चीज़ पे दाद भी दूंगा कि द रीज़न दे वांटेड दिस गोल्ड इक्विवेलेंस, क्योंकि वो ख़ुद एक बड़ी कॉलोनियल पावर रह चुके थे, इंपीरियल पावर काइंड ऑफ रह चुके हुए थे। तो दे न्यू के इंपीरियल पावर कैसे चलती है। तो दे न्यू कि अगर तो अमेरिका के डॉलर को हमने किसी चीज़ के साथ कहते हैं ना वो रस्सी के साथ बांध के नहीं नत्थी ना किया, तो अमेरिका ने भी एक इंपीरियल पावर इवेंचुअली बन जाना है। सो द फ्रेंच न्यू इट। ओके। तो फ्रेंच ने बड़ा ज़बरदस्ती इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड ले लिया अपना। अच्छा, उन्होंने कहा कि डॉलर सप्लाई, यानी कि डॉलर सप्लाई पे उन्होंने उसको कर दिया डिपेंडेंट अमेरिकन डॉलर को। जितना डॉलर सप्लाई होगी उतना ही वो तगड़ा होगा, जितना गोल्ड होगा उतना डॉलर सप्लाई, सॉरी गोल्ड सप्लाई, जितनी गोल्ड सप्लाई होगी उतना डॉलर तगड़ा होगा। फिर लेकिन फिर ये भी है कि अगर डॉलर ज़्यादा प्रिंट हो गए तो फिर डॉलर की डिवेल्युएशन भी होगी, जो आगे जाकर एक प्रॉब्लम बनती है जिसको हम डिस्कस करते हैं। जो 1944 के अंदर एक और मुलाकात भी होती है अमरीकी सदर की सऊदी बादशाह के साथ। तारीखी मुलाकात होती है जिसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते हैं, बड़ा बहुत साइड से एक तस्वीर देखते हैं, बस उससे एक तस्वीर देखते हैं। लेकिन उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद आपकी बनी थी अरामको। यस, एक एग्रीमेंट हुआ था पेट्रो डॉलर वाला, वो बाद में हुआ था। अच्छा। असल में अमेरिका जो है ना सऊदी अरब के अंदर सिंस 1928 इन्वॉल्व है। अब सऊदी अरब को समझना बड़ा ज़रूरी है। सऊदी अरब इज़ नॉट अ नेशन स्टेट, ठीक है, यानी जिस तरह हम अपने आप को नेशन स्टेट कहते हैं ना, सऊदी अरब इज़ नॉट अ नेशन स्टेट। सऊदी अरब इज़ द कि ना वो जितने भी जो अरबी कबाइल है ना उस इलाके के, उनका एक यूनियन है, उनकी टेरिटरी थी, यूनियन है। और सऊदी ख़ानदान जो है ना आले सऊद, वो समझें कि ना वो सरपंच हैं उन सब कबाइल के, यानी आपको शायद समझ में आ रही होगी कि दे आर द चीफ ट्राइब। बड़ा के सारी डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशन जो है ना वो आले सऊद देख रहे हैं। लेकिन अंदर सऊदी अरब के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, और सऊदी अरब के अंदर बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेरी तो सऊदी अरब के नेशनल के साथ इंट्रोडक्शन भी है ना बरतानिया में, वो अपने आप को सऊदी नेशनल नहीं कहते, दे नेवर कॉल देम, वो अपने आप कहते हैं वी आर फ्रॉम सऊदी अरब बट वी आर नॉट सऊदी नेशनल्स। सऊदी उन अरबियों के अंदर जो अपनी जो एफिलिएशन है ना अपने कबीलों के साथ, it is a lot stronger than their affiliation to the country of Saudi Arabia. तो उसकी एक अपनी डिफरेंट डायनामिक्स है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन उसका फिर ये हुआ कि 1929 के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आया। अब हम जब ग्रेट डिप्रेशन पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगता है जिस तरह अमेरिका के अंदर ही एक इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था, लेकिन इन ट्रूथ वो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था। सऊदी अरब
सऊदी ख़ानदान जो कि उसने अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू की हुई थी, उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वो थी उम्रा हज। उन दिनों में 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसकी वजह से ट्रैवलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और सऊदी जो फाइनेंस थे काफ़ी ख़तरे में पड़ गए। इनके ख़िलाफ़ बगावतों के जो थे ना वो पोटेंशियल रिबेलियन बहुत बढ़ गई थी। तो सऊदीज़ ने कहा कि ठीक है फिर हम भी ऑयल निकालते हैं कि हमारे इलाके से ऑयल क्यों नहीं निकल सकता, इराक़ से निकल गया, ईरान से निकल गया, तो हम क्यों, तो हम हमारे उसके लिए इन्होंने अमेरिकन कंपनी थी या एक कैलिफोर्निया कंपनी, जिसका मैं नाम भूल गया, इट वाज अ सब्सिडियरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। तो जब वो आए तो सऊदी अरब के एक कबीले ने ना, जो कि बेसिकली मेन फाइटिंग फोर्स भी थी अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद की, उन्होंने तो मुखालफत कर दी कि ये तो नहीं आ सकते यहाँ पे ऑयल निकाल दें। तो अव्वल तो फिर आले सऊद ने, अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद ने ना एक काउंसिल ऑफ उलमा बैठाई, फतवा निकलवाया। वो फतवे में लिखवाया कि इंसान की फलाह व बहबूद के लिए तेल निकालना के लिए जो भी आएगा ना तो वो जायज़ है, वो वेलकम करना चाहिए, वो वेलकम करना चाहिए। इसके ऊपर बगावत हो गई आले सऊद के ख़िलाफ़, जिसको फिर बचाने के लिए अमेरिकन ने क्रेडिट के तौर पर, कर्ज़ के तौर पे इनको हथियार बेचे। एंड अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद ने उन सब बागियों को फिर ख़त्म किया। द लीडर ऑफ द जो था ना इन बागियों का, हिज नेम वाज अल-उतैबी। हिज सन लेटर डिड समथिंग इन द 70s यस, जिसकी वजह से फिर सऊदी अरेबिया का जो अमेरिका की तरफ झुकाव था वो और बढ़ गया 1944 के अंदर। फिर इसके बाद जहाँ से शुरू होता है, तेल निकालना शुरू करते हैं अमेरिकन। 1944 आता है, 1944 में फिर अग्रीमेंट होता है कि जहाँ पे सऊदी अरब के साथ अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के साथ फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट ने ये बात की थी कि आपने जो तेल बेचना है ना वो सिर्फ पहले हमें बेचना है, जो उसके बाद बच जाएगा हमारी ज़रूरत पूरी करनी है, उसके बाद आपने जो बच के आपने बेचना है। अब सऊदी अरब किसको बेच रहा था? ऑयल बेसिकली। सऊदी अरब का ऑयल उन दिनों में अमेरिका की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं था हो रहा, वो इस्तेमाल हो रहा था यूएस नेवी एंड यूएस एयरफोर्स, डिफेंस पर्पसेस के लिए। वजह क्या थी? अमेरिका जापान में भी था, बिल्कुल। फिर उन्हीं दिनों में अमेरिका के फार ईस्ट में, वियतनाम, फिलीपाइंस में भी था, गुआम में भी था। अमेरिका उस वक्त अपने ये मिलिट्री एम्बिशन स्टार्ट कर रहा था, तो ऑयल सप्लाई बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ऑयल वाज द कमोडिटी जो कि दुनिया चला रही थी। उस वक्त तो हॉट कमोडिटी थी ना ऑयल, आजकल भी है। जैसे आज कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, बट उस वक्त ऑयल जो थी वो हॉट कमोडिटी थी। तो इन्होंने 1944 में वो डील भी हो गई, फिर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट भी हो गया, डॉलर रिजर्व करेंसी बन गई। ठीक है, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद जाकर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरोप शुरू हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे शुरू होती हैं? प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल टिल 1958। 1958 में क्या होता है कि वियतनाम एक मुल्क है जो कि फ्रांसी कॉलोनी थी। ठीक है, द फ्रेंच क्योंकि 1941 के अंदर बरतानिया का और अमेरिका का एक हुआ था चार्टर साइन हुआ था कि डीकोलोनाइजेशन हो गई पूरी दुनिया की। फ्रांस wasn't leaving its colonies as easily। वो आपको पता है कि द फ्रेंच दे हैड कि उनके ध्यान में ये था कि अगर तो हमने अपनी कॉलोनीज छोड़ दी तो फिर अमेरिका जो है ना, अमेरिका को काउंटर करने के लिए दुनिया में है कोई नहीं। वो बेसिकली एंटिसिपेट कर रहे थे कि यूएस का इन्फ्लुएंस को हमने लिमिटेड रखना, यानी फ्रांस का हमेशा से जो माइंडसेट रहा है ना वो यही रहा है कि हमने यूएस का इन्फ्लुएंस लिमिटेड रखना है। तो इसीलिए फ्रांस ने जब अपनी अफ्रीकी कॉलोनियाँ आज़ाद भी की थी, जो आज तक प्रॉपरली आज़ाद नहीं, जो आज भी वो अपना पैसा जो है जो फ्रेंच सेंट्रल बैंक है उसमें 50% अपना फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट करते हैं। दे डोंट हैव द राइट टू प्रिंट देयर ओन मनी। वो आज भी पैसा जो है ये प्रिंट करके देती है, फ्रेंच सेंट्रल बैंक प्रिंट करके देता है आज भी। वियतनाम के मामले में ये हुआ था कि वियतनाम के अंदर एक तो गवर्नमेंट थी जो कि फ्रेंच बैक्ड थी, एंड देन यू हैड हो ची मिन जो कि कम्युनिस्ट
ही वॉज सोशलिस्ट, ही वॉज कम्युनिस्ट, लेकिन स्टालिन और माओ उसे इतना पसंद नहीं करते थे। सही है, ठीक है ना। यानी लेकिन फ्रेंच ने क्या किया कि फ्रांस को पता था कि हो ची मिन इज़ वेरी पॉपुलर इन वियतनाम, जस्ट लाइक वी हैव इमरान खान हु इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, हो ची मिन वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन वियतनाम। हो ची मिन का पावर में रोकने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को घसीट लिया वियतनाम के अंदर। 1956 के अंदर अमेरिका ने इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस रिग करवाए, जिसकी वजह से वियतनाम के दो हिस्से हो गए, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम अलग हो गए। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन और उसके लोगों की हुकूमत थी, साउथ वियतनाम में अमेरिकन बैक्ड हुकूमत थी। 1958 में ज़ोरों शोर से जंग शुरू हो गई, ठीक है, जिसके अंदर अमेरिका इवेंचुअली आ गया, यानी पूरे उसने अपने ना छलांग लगा दी अखाड़े में, पूरे आबोताब के साथ, पूरे आबोताब के साथ, जो ना कि जी हमने कम्युनिस्ट को हराना है। दूसरा काम जो अमेरिका ने हुआ उस वक्त 1960 कैनेडी की असैसिनेशन के बाद, इससे हुआ क्या था कि डेफिसिट, यूएस डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया था। फ्रॉम 1958 टिल द असैसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी, यूएस का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बढ़ना शुरू हो गया। नाउ द फ्रेंच दे नोटिस दिस एंड चार्ल्स डी गॉल ने इसके ऊपर कमेंट भी किया था कि आपको अपना डॉलर डिवैल्यू कर देना चाहिए, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स द अमेरिकन्स सेड नो, कि ऐसा नहीं होगा। सो द फ्रेंच दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। फ्रेंच ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने यूरोपियंस को अपने गिर्द इकट्ठा करना शुरू कर दिया एंड दे बेसिकली मेल द काउंसिल ऑफ गोल्ड काउंसिल बना ली उन्होंने यूरोप के अंदर, कि हम जो है ना अमेरिकन डॉलर की जो इंक्रोचमेंट है हमारी इकोनॉमीज़ के अंदर, उसको रोकने के लिए हम अपनी करेंसीज़ को, हम अपना एक जिस तरह बनाएंगे पॉट ऑफ गोल्ड बनाएंगे और अपनी करेंसीज़ को हम लिंक कर देंगे उस पॉट ऑफ गोल्ड के साथ। यस, वो यानी कि ताकि उधर डॉलर की सप्लाई कम हो जाए, उधर डॉलर की सप्लाई कम हो जाए, सॉरी गोल्ड की, मैं बार बार यानी यूएस में गोल्ड की सप्लाई कम हो जाए। एंड सेकेंडली द फ्रेंच दे स्टार्टेड बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड। अमेरिका ने क्या किया कि व्हेन कैनेडी ही गॉट असैसिनेटेड, जो प्रेसिडेंट आया जॉनसन वॉज़न्ट वेरी पॉपुलर, तो उसने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए क्या किया है, जो ही स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल द ग्रेट सोसाइटी और उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट करने शुरू कर दिए, ठीक है। वियतनाम की जंग उसके दौर में ज़्यादा उसने आग पकड़ ली, यानी एक पॉइंट पे 4 लाख यूएस सोल्जर्स वर इन वियतनाम। उन सब को यू नो वॉर इज़ एक्सपेंसिव, तो उसको मेंटेन रखने के लिए दे डिड समथिंग दैट दे शुड हैव डन। इन्होंने $60 बिलियन प्रिंट करके ना साउथ वियतनाम के बैंक्स में डिपॉजिट कर दिए, कि क्योंकि यार मसला ये होता है कि आपने साउथ वियतनाम भी इसको भी खुश रखना है कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो उस दौर में पाकिस्तान के लिए भी अमेरिकन से किया था, कि पाकिस्तान को एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्री बनाकर एक शो पीस के तौर पे नमूना दिखाना कि देखो दिस इज आवर प्रोडक्ट, जो अयूब के दौर में और अटरली फेल हो गया वो प्रोजेक्ट, मैसिव फेलियर। दिस वाज द सेम थिंग दे डिड इन वियतनाम, ठीक है। एंड देन दे आर आल्सो डूइंग द ग्रेट सोसाइटी प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पैसा स्पेंड करी जा रहे हैं। ग्रेट सोसाइटी में क्या था, उस तो में आपको याद होगा कि एक अफ्रीकन अमेरिकन के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी बड़े ज़ोरों शोर से, और अमेरिका में यू रिमेंबर दैट, यस। और वोटिंग राइट्स बिल पास हुआ था, जिसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन को वोटिंग फ्रेंचाइज किया गया था उनको, फिर उसके लिए उनके लिए जॉब्स क्रिएट भी करनी पड़ती थी, तो उस सब के लिए पैसे चाहिए थे, डॉलर्स चाहिए थे, जिसके लिए डॉलर मैसिव लेवल पे उन्होंने प्रिंट किया। उसका नतीजा क्या हुआ था कि बाय 1969 चार्ल्स डी गॉल हु वाज एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो कहते हैं ना कि आपका पारा हाई हो जाता है, एंड हो जाता है। उसने यानी उस समय आप सोचें कि $35 पे जहाँ पे गोल्ड की 1 आउंस गोल्ड के साथ $35 की इक्विवेलेंस थी, चार्ल्स डी गॉल डिमांडेड $70 कि डिवैल्यू करो डॉलर को। 1969 में जो प्रेसिडेंट था, हिज नेम वाज रिचर्ड निक्सन, और रिचर्ड निक्सन इज़ ऑल वो फेमस है यू नो फॉर बीइंग हेडस्ट्रॉन्ग, के रिबट कर देना कि नहीं हम करेंगे, क्योंकि डॉलर की डिवैल्यूएशन का मतलब है लॉस इन अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। दे नेवर डिड दैट,
बट थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ठीक है, बिकॉज वो लोग द यूरोपियंस, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूरोपियंस का ही रहा है कि डॉलर के अगेंस्ट कुछ खड़ा करना है, कुछ खड़ा करना है, एक दीवार खड़ी करनी है। 99 में फिर उन्होंने जाके यूरो तो बहुत देर की बात है, यूरो तो बहुत देर की बात है, इट्स टू लेट, यानी मैं कहता हूँ यूरो इज़ टू लेट। तब तक आप समझते हैं रोक के रखा उन्होंने? तब तक उन्होंने रोक के रखा है, लेकिन जिस किस्म की उन्होंने कहते हैं ना कि जो उन्हें लेने चाहिए थे, अमल करने चाहिए थे, दे वर टू लेट, जो स्टेप्स लेने चाहिए थे बहुत लेट किए उन्होंने। 1971 के अंदर मामला यहाँ तक पहुँच गए कि फ्रांस ने अपनी वॉरशिप भेजी न्यूयॉर्क की पोर्ट में अगस्त 97 के अंदर, बड़ा मशहूर वाक़या है, और फ्रांस ने डिमांड किया कि हमारा जो गोल्ड है ना, वी वांट फिजिकल डिलीवरी ऑफ आवर गोल्ड इन दिस वॉरशिप। फ्रेंच वॉरशिप गई थी न्यूयॉर्क पोर्ट, आंखें दिखाना शुरू हो गई, आंखें दिखा, एंड आफ्टर दैट द ब्रिटिश डिड द सेम, एंड द ब्रिटिश डिड द सेम। अच्छा, अब बरतानिया वाले जो है ना, आफ्टर 1956 सुएज कैनाल क्राइसिस के बाद से ना, वो बड़े वो हो गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे, तो बैकफुट पे आ गए थे, वो कहते हैं ना कि ह्यूमिलिएट भी हो गए थे। सुएज कैनाल क्राइसिस ने बहुत ह्यूमिलिएट किया है बरतानिया को, तो वो जिस पे फ्रेंच को बड़ा गुस्सा भी चढ़ता था बरतानिया के ऊपर कि ये क्या अमेरिका के लैकीज बन गए हैं। जर्मनी जो था उसको, जर्मनी भी उस वक्त में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, वेस्ट जर्मनी, उस वक्त वेस्ट जर्मनी वैसे डिवाइडेड था, तो वेस्ट जर्मनी को अमेरिकन फौजियों की बहुत ज़रूरत थी अपनी डिफेंस के लिए। और आप एक चीज़ नोट करेंगे कि डॉलर की हेजुमनी के अंदर यूएस मिलिट्री की जो है ना, जो डिप्लॉयमेंट है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है, यानी फ्रांस इज़ द ओनली कंट्री इन यूरोप दैट डजंट हैव अमेरिकन बेसिस। जर्मनी में भी आज तक हैं, इटली, स्पेन, यूके, हर जगह। बाल्टिक सी फ्लीट भी है इनकी, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ है। 7th फ्लीट है जो टर्की। जापान के अंदर इनके 55,000 फौजी हैं, फिर कोरिया के अंदर 30,000 हैं, चाइना, साउथ चाइना सी में भरा हुआ है, यानी मोस्ट मिलिटराइज्ड सी इन द वर्ल्ड इज साउथ चाइना सी। नेवल पावर। और इसने बहुत अच्छा, फ्रांस ने इधर तक अमेरिकियों को नहीं आने दिया, लेकिन द फ्रेंच दे सेंट देयर वॉरशिप, द ब्रिटिश दे फॉलो द फ्रेंच के। अच्छा चलो, अब फ्रांस ने अपने दिखा दिए हैं, पावा दिखा रहा है, तो हम भी जम कर लें, यूरोप द पावा। लेकिन रिचर्ड निक्सन ने उसी अगस्त 1971 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। सो दिस वाज ब्रेटन वुड एग्रीमेंट पार्ट 1। इसके बाद ब्रेटन वुड एग्रीमेंट सस्पेंड करने के बाद एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट किया अमेरिका ने इन सब मुल्कों के साथ कि अब जो करेंसी है ना, उसको गोल्ड डिसाइड नहीं करेगा, उसको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। गोल्ड से लैदा करके यानी हवा में लटका के जी अब फिर यानी स्टॉक मार्केट का हम देखते हैं कि राइज शुरू, स्टॉक मार्केट का राइज देखते हैं। यस, आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ जिसकी वजह से आपका अगला क्राइसिस आया। यू नो नैस्डैक, यस, नैस्डैक वाज फाउंड, ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट खत्म होने के बाद नैस्डैक फॉरेन स्टॉक मार्केट ये नैस्डैक की स्टॉक मार्केट खड़ी कर दी इन्होंने। उनका ये अब इकोनॉमी को चढ़ाने का तरीका है, ये तरीका था। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ख़त्म करने के बाद अमेरिका को एक नुकसान हुआ था, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गई थी इनकी, और वो तब तक बढ़ती रही जब तक इन्होंने एक ऑफिशियल पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन नहीं किया 1973 में सऊदी अरब के साथ। ओके, अब वो एग्रीमेंट वेरी सिंपल, सऊदीज़ को कहा देखो हम तुम्हें आकर हमेशा बचाते हैं, जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि हम अपना हाथ उठा दें सऊदी से तो 2 हफ्ते तक नहीं कायम रहेंगे ये, तो दैट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग दे सेड टू द सऊदीज़, तुम अपना ऑयल बेचोगे डॉलर्स में, दैट्स इट, यानी किसी को भी बेचोगे, जिसको बेचना उसकी सेटलमेंट डॉलर्स में, अब डॉलर में होनी। अब जिस तरह बरतानिया ने खरीदना है सऊदीया से तेल, तो वो पहले पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें, $3 बिलियन की हम डिफर्ड पेमेंट पे लेते हैं, $3 बिलियन की। और अब उसके अंदर क्या होता है, अमेरिका क्या करता है, अब फर्ज करें कि चले पाकिस्तान ने चले खरीदना ना तेल खरीदना सऊदीया से डॉलर्स में, व्हाट विल पाकिस्तान डू? अब पाकिस्तान अपना रुपया, अब यानी आजकल का जो रेट जा रहा है 285 का, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पाकिस्तान डॉलर तो ऐसे नहीं ना खरीद सकता कि भाई मेरा रुपया खरीद लो और मेरे डॉलर दे दो, पाकिस्तान कांट डू दैट, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये की कदर ही नहीं है, बॉर्डर के यानी सरहदों के आगे कोई कदर ही नहीं है, कदर नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट्स करनी पड़ती हैं, पाकिस्तान को अपनी गुड्स बेचनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम क्या उन गुड्स का, उनकी जो
उनकी जो प्राइसिंग है ना वो पाकिस्तान के कब्जे में, कंट्रोल में नहीं है। उसकी प्राइसिंग भी कौन कंट्रोल करेगा? डॉलर कंट्रोल करेगा। यानी और मार्केटिंग फोर्स की जो बात करो, मार्केटिंग फोर्स वाज पेट्रो डॉलर के ऑयल वाज द मोस्ट वांटेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड इन 70s। और जब आपने ऑयल को डॉलर के साथ चिपका दिया तो देन आपने तो सबको घुटनों के बल डाला, आपने सबको। और मतलब आप देखें पाकिस्तान जो अभी क्राइसिस फेस कर रहा है, जितना डॉलर में अब जब ये क्राइसिस आया रशिया यूक्रेन जंग वाला, यस, उसके बाद नेचुरल बात है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक की करेंसी डॉलर के मुकाबले में स्ट्रगल करेगी, क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन में यूएस मार्केट में ज़्यादा डॉलर फेंक देता है, ज़्यादा कदर हो जाती है। अब हमारी जब करेंसी की वैल्यू गिरेगी, अब हमारा इंपोर्ट बिल भी फिर बढ़ जाता है। हमारा इंपोर्ट हम तो हर जगह से मारे गए, हमने पेट्रोल मंगवाना है, हमने हैवी मशीनरी मंगानी है। अब हम जो पहले 170 के एवज देते थे, अब 280 के एवज देंगे। तो साढ़ा तो नुकसान ही नुकसान है जब डॉलर बढ़ रहा है। और ये रोना हर किसी का है, ये हर किसी का, अर्जेंटीना का भी है, ये बांग्लादेश का भी है, श्रीलंका ब्राजील का भी है, ब्राजील का भी है, ये जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज है सबका ये रोना है। लेकिन अमेरिका ने इसके हालात पैदा किए, ठीक है, अमेरिका ने खुद ये चीज़ें कि उनको रखा जाए, ठीक है। अब 1973 में ऑयल डॉलर को चिपका दिया एंड देन यू सी द सडन राइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन डॉलर्स। यस, उसके बाद डॉलर की सिर्फ परवान चढ़ती है, ठीक है, डॉलर उतरी गया है। और उस दौरान फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया ना कि $60 बिलियन थे पम्प्ड इनटू वियतनाम बैंक्स। अब जो वियतनाम में बैंक्स थे, दे वर बेसिकली फ्रेंच बैंक्स। तो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो $60 अरब साइफन भी बाहर निकालने हैं वियतनाम से बाहर, ठीक है। वजह क्या थी? क्योंकि अब फ्रांस ने अपनी अगर वॉरशिप भेज दी है तो फ्रांस इज गोना यूज़ $19 का इस्तेमाल करके फ्रांस गोल्ड खरीदना शुरू कर देगा। क्योंकि देखें, फ्रांस की हमेशा से ये रही है कि जो भी रिजर्व करेंसी होगी उसको आपने पैग करना डॉलर के साथ। और अमेरिका का रहा है कि मैंने डॉलर के साथ अपनी आज़ादी हासिल करनी है। फ्रांस वो $60 बिलियन के ऊपर हाथ ना मार सके, दे हैड टू साइफन इट आउट ऑफ वियतनाम। उसके अंदर एक बैंक बड़ा कायम हुआ था 1972 के एंड पे, पाकिस्तानी बैंक था BCCI। अच्छा, ठीक है। उस बैंक ने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था, इस पैसे को वियतनाम से साइफन आउट किया। ओह, ठीक है। और आप एक चीज़ जो है ना, एक पैटर्न आपने रीड करना है, इधर अमेरिका वियतनाम से निकला, उधर वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हो गई है। बिल्कुल, वॉर ऑन ड्रग, ठीक है। और आपने एक चीज़ समझनी है कि ये जितने भी जो ड्रग लॉर्ड्स से पाब्लो एस्कोबार हो गया या पैनामा का प्रेसिडेंट हो गया, साउथ अमेरिका में, दे वर ऑल बैंकिंग इन BCCI, दे वर ऑल बैंकिंग इन BCCI, ये सब के सब दे वर बैंकिंग विद BCCI। और वो कहाँ पाकिस्तान में बेस्ड है? इसके नहीं, ब्रांचेस थी उसकी जो मेजर ब्रांचेस। अच्छा, इट वॉज द पाकिस्तानी बैंक, बट द पर्सन जिस इंसान ने बनाना आगाज़ आब्दी, ही वॉज पाकिस्तानी। ये वही बंदा यार जिसने UBL 1950 में बनाया था। तो इसके अंदर दूसरा काम जो हुआ था, इसके अंदर सऊदी शहजादे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस बैंक के साथ। इस बैंक के साथ CIA और FBI भी बैंकिंग करती थी, सारे करते थे बैंकिंग। सारे जिन्हें अपना माल छुपाना होता था ना कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए या ब्लैक मनी छुपानी होती थी, वो इस बैंक के अंदर छुपाते थे। लेकिन अमेरिका का मकसद तो कुछ और था, was to siphon that money out of Vietnam। और इस प्रोजेक्ट की वजह से BCCI within 20 years became the 7th largest private bank in the world। 7th largest private bank in the world। इतना पावर था इस बैंक का। लेकिन इवेंचुअली वो कहते हैं ना कि अमेरिका का इस बैंक के अंदर फिर एक मसला भी हो गया जिसका अमेरिकी आज भी हमें सजा देते हैं। वो है, अमेरिकन्स का ये कहना है, दे माइट हैव डॉक्यूमेंटेशन। वो कहते हैं कि ये जो पैसा इन्होंने निकाला है ना BCCI से, इस पैसे ने फंड किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ठीक है, दे अमेरिकन्स दे क्लेम इट, दे से दे हैव डॉक्यूमेंटेशन अबाउट दिस। और इसकी फिर इवेंचुअली अमेरिकन्स ने पाकिस्तान को तो सज़ा बाद में दी, ठीक है। BCCI को इवेंचुअली बंद कर दिया ऑन द सेम चार्जेस जो कि आज के दिन में अगर HSBC पे या JP मॉर्गन पे या किसी भी बैंक में, या हर बैंक बंद हो जाएगा फिर। लेकिन BCCI ने क्योंकि एक मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड किया है, वो सजा दे दी ना, वो सजा दे दी है।
उसका, और ये मैं बताऊँ बड़ा वैसे मज़ेदार बात है कि द पर्सन जो FBI का एजेंट था ना, जिसने जस्टिस डिपार्टमेंट का सॉरी एजेंट रॉब मलर, ही वॉज द वन, उसने ना इन्वेस्टिगेशन लीड की थी। रॉब मलर वही बंदा है जिसने ट्रंप के ख़िलाफ़ रशिया गेट की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो लीड की। ये वही है, अभी तक जिंदा है? अभी तक जिंदा है, तब बड़ा जवान था। ओह बड़ी बड़ी, आप तो इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। यानी यार ये बड़ा के हिस्ट्री के करैक्टर फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो मैं भी कहूँ रॉब मलर तो सुना नाम था। रॉब मलर इसने लीड की थी जस्टिस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन। उसी ने सारे के सारे चार्जेस लगाए BCCI के ऊपर, बंद करवाया। पाकिस्तान को सज़ा जो मिली वो हमें आज तक मिल रही है, ठीक है। 90s के अंदर अमेरिका ने हमें ठुड्डा मार के साइड पे किया। 98 तक हम लोग बैंकरप्ट हो चुके थे, ठीक है। फिर अमेरिका ने हाथ फड़िया, दो हाथ साड़ा नहीं फड़िया, वो अमेरिका ने अपना काम करवाना था। 9/11, वरना तो हम लिटरली 2001 ना होता, 9/11 ना होता, वी वर डन, हम गए थे। जो आज हालात है ना पाकिस्तान के, ये अगर 9/11 ना होता ना, ये तब होने थे हालात, ये होने थे तब। वेल इस बैंक के थ्रू किया। फिर दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो था चाइना सोवियत यूनियन की काफ़ी गड़बड़ चल रही थी, जिसको अमेरिका ने भांप लिया। ये 70s में और इवेंचुअली अमेरिका ने चाइना को पकड़ के अपने पास अपनी साइड पे कर दिया। वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही किया था। पाकिस्तान के थ्रू किया। और चाइना ने, लाली आपका एक था डिप्लोमेट, उसने उसने करवाया था, किसिंजर को मिलवाया था। फिर एक हफ्ते का ट्रिप किया था निक्सन ने चाइना का, जिसके बाद फिर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा वो किया, रिलैक्स किया, फ्लेक्सिबल किया। और अमेरिका ने फिर अपने डॉलर को परवान चढ़ाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सारी शिफ्ट करनी शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता चाइना में। उससे ये हुआ कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया, ठीक है ना। अमेरिका का एक बायलैटरल ट्रेड बढ़ गया कि अब चाइना क्या करता था, अपने गुड्स बनाए, अमेरिका को बेचे, अमेरिका ने डॉलर दे दिए। फिर अमेरिका ने क्या किया, बोला कि यार तुम डॉलर क्या रखे कर रहे हो, डॉलर में दो, हमसे ट्रेजरी बॉन्ड्स दे लो। तो दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर सिंस आई थिंक 2012 के बाद से चाइना ने US ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना बंद कर दी। लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स चाइना ने आज भी ख़रीदे हुए हैं। फाइनली फिर 1980s के अंदर जो है अमेरिका की जो है ना 80s एंड 90s, वो तो कहते हैं कि अमेरिका वाज द पैराडाइज, ड्रीम लैंड। आप कभी किसी मिलेंगे ना अमेरिकन पाकिस्तानी से जो कि 90s के अंदर जिसने अपना जवानी गुजारी हो, 80s 90s, वो कहते हैं अमेरिका जन्नत थी दुनिया के अंदर, कि फॉर अ वेरी स्मॉल जॉब आपकी सैलरीज वर वेरी हाई। यानी 90s आप जिसे पूछेंगे ना, वो कहते हैं द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड वॉज द 90s। बट फॉर यूरोप ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि उस वक्त बर्लिन वॉल गिर गई है, जर्मनी यूनाइट हो गया, लेकिन यूरोप का जो है ना, वो कहते हैं ना जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है वो इक्लिप्स हो गई अमेरिकन प्रोग्रेशन से। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोपियंस अब ज़्यादा वो हो रहे थे, प्रोटेक्टिव हो रहे थे अपनी जितनी भी जो उनकी सोवियत ब्लॉक से जो यूरोपियन कंट्रीज आज़ाद हुए, लिथुआनिया, लातविया वगैरह, बाल्टिक स्टेट्स, फिर ये हंगरी वगैरह आज़ाद हुए। टू स्टॉप द अमेरिकन के ये जाकर अमेरिकन अपना डॉलर उधर डंप करके इनको अपनी तरफ करें, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग द यूरो। हालांकि ये काम इन्हें करना चाहिए था 70s के अंदर, दे डिड इट टू लेट। और 90s के अंदर अमेरिका डॉलर है ना, उसने अपनी पीक देखी है कि यू आर लुकिंग एट 78% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो डॉलर में सेटल हो रहा है। जो ही यूरो आता है ना, डॉलर कम्स डाउन टू 68%, 10%। ये 99 में, यस 99 टू 2002 तक 10% का ड्रॉप आता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जब यूरो लॉन्च होता है। और यूरो ने अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया, लेकिन अमेरिका ने फिर क्या करना शुरू कर दिया कि रशिया को तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है कि रशिया को तंग करना शुरू कर दिया। हालांकि रशियन पुतिन आया है, पुतिन ने बहुत कोशिश की यानी जिस चीज़ को अमेरिकन बहुत ज़्यादा इजहार भी करते हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट बात भी करते हैं कि पुतिन ने इनिशियली ही ट्राई टू गेट वेरी क्लोज टू अमेरिका, दोस्ती करने की बहुत कोशिश की। यानी यहाँ तक पुतिन ने कह दिया हम भी नेटो का मेंबर बन जाते हैं। दिस इज व्हाट
लेकिन वो कहते हैं ना कि अमेरिका दे थिंक अबाउट द फ्यूचर कि भाई इफ़ यू डोंट हैव एन एनिमी देन मेक एन एनिमी। तो जब यूरो की वजह से डॉलर को थोड़ी सी पड़ती है ना, क्योंकि हमने एक दफ़ा पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि यूएस का ये जो बूमर जनरेशन है इसने डेट बहुत ज़्यादा एक्रू किया है, बहुत ज़्यादा। तो यूएस का जो डेफिसिट है ना वो सिर्फ 4 सालों के लिए ख़त्म हुआ, सरप्लस में आया। यूएस सिर्फ 4 सालों के लिए सरप्लस में आया ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद। दैट इज़ ड्यूरिंग क्लिंटन सेकेंड टर्म। क्लिंटन की दूसरी टर्म के बाद सरप्लस में रहा है 4 सालों के लिए। उसके बाद फ्रॉम 1971 थ्रू आउट टिल 96 डेफिसिट। जब क्लिंटन आउट ऑफ द वाइट हाउस तब से लेकर अब तक कंटिन्यूस डेफिसिट। और उस डेफिसिट को अमेरिका कैसे कवर कर रहा है? ये डॉलर की इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट हो रही है, उससे कवर कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की वजह से। और यही बात एक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक दफ़ा की थी कि वी आर फंडिंग अमेरिकन डेफिसिट, कि हमारा जो डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड है ना इसकी वजह से अमेरिकन डेफिसिट कवर हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका के पास थ्योरेटिकली एक पावर है टू प्रिंट एज मनी डॉलर्स एज पॉसिबल। और उसका मैं आपको भी बताता हूँ कि उसका नुकसान क्या हुआ पूरी दुनिया को। उसके बाद इवेंचुअली जब यूरो आया रशिया को तंग करना शुरू कर दिया। पहले जॉर्जिया में नकल मकानी यानी जॉर्जिया के अंदर मसला शुरू किया कि जी जॉर्जिया के अंदर हम अपने मिसाइल्स लगाएंगे, नहीं हुआ, जॉर्जिया पे हमला कर दिया। फिर यूक्रेन पे, फिर उसके बाद अरब स्प्रिंग आ गई। अरब स्प्रिंग के अंदर प्यूटिन ने देखा कि भाई ये तो मेरे घेरा तंग कर रहे हैं। सीरिया बहुत ज़रूरी था प्यूटिन के लिए, बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने उसका साथ दिया कि नहीं यहाँ पे मैं नहीं आने दूंगा। प्यूटिन की तो ये फिलॉसफी है, वो कहता है कि जो जितनी अमेरिकन प्रेजेंस है रीजन में वो ख़राब करने आती हैं, वो वाकई में ख़राब करने आती है। कहते हैं कि ये दहशतगर्दों को बनाते हैं और उसकी वजह से हमारे बैकयार्ड हमारे नेबरहुड में फैलाते हैं, एक्टिविटीज आ जाती है, दाइश आ जाती है या अलकायदा जो भी हैं, ये चीज़ें यानी हमारे आसपास आ जाती है ना। यानी ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को नहीं वैसे समझ लगती बात, पुतिन को समझ लग जाती है वो, क्योंकि यार इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि हमारा जो पॉलिसी मेकर है, हाँ, जो सियासतदान है, हाँ, वो या जर्नल है वो इकोनॉमिक्स को नहीं समझता। हाँ यार जो सियासत है ना वो मईशत के बगैर कुछ नहीं है उसका। हाँ, और यही चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यार लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। जो दुनिया की सबसे पहली हुकूमत थी ना, सरकार, गवर्नमेंट का जो इदारा था ना वो इन्वेंट किया था, उसकी इन्वेंट नहीं कहना चाहिए, यानी उसकी इर्तिका की थी इजिप्शियंस ने। The Egyptians were the first one who came up with the institution of government. अब उस पहली गवर्नमेंट का काम क्या था? उसने दरियाए नील के पानी की मैनेजमेंट करनी थी। दरियाए नील के पानी की मैनेजमेंट क्यों करनी थी? क्योंकि दरियाए नील का एक ये मसला था कि उसमें बहार और उसके अंदर गर्मियों में बहुत ज़्यादा सैलाब आता था, सर्दियों में और ख़ज़ां में बिल्कुल खाली। अब वो क्या करना चाह रहे थे कि उस पानी को समहाउ हम स्टोर कर लें, जिसकी वजह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए, कैनाल्स बनाई। कहने का मकसद ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए गवर्नमेंट बनी थी। पहली गवर्नमेंट। मजहब हो गया वगैरह वगैरह ये सब कुछ चीज़ें बाद में आई हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाज द फर्स्ट मैंडेट ऑफ अ गवर्नमेंट। हमारा जो इधर पाकिस्तान के अंदर ना वो इकोनॉमिक्स को नहीं समझते, वो फाइनेंस वो नहीं समझते कि भाई अमेरिका के अंदर अब अमेरिका के अंदर क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो गवर्नमेंट का मैंडेट हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, वो मैंडेट चला गया फेडरल रिजर्व सिस्टम के पास। यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अब यानी अमेरिकन के खुद हाथ इतने बंध चुके हुए हैं कि दे कैन नॉट अलाउ द डॉलर टू फॉल। लॉ मेकर्स के हाथ बन चुके हैं यानी अब जो किसी किस्म की भी जो जिस तरह ब्रिक्स नेशन जो है, अगर ब्रिक्स नेशन जो है वो ले आती हैं करेंसी जो कि डॉलर को काउंटर करना शुरू कर दे इन अ मोर इफेक्टिव वे दैन द यूरो कुड डू, इनका जो डेफिसिट है ना अमेरिकन का वो फंड होना बंद हो जाएगा। जिसकी वजह से अब वो डेफिसिट को फिर किस तरह करना है, यानी देखा जाए it isn't that big, ठीक है, $3 trillion for a $25 trillion economy is not that big, लेकिन
एक तो वो डेफिसिट है और देन देयर द माउंटेन ऑफ डेट। 25 खरब डॉलर की इकोनॉमी है, 31 खरब डॉलर का गवर्नमेंट डेट है, 31 ट्रिलियन डॉलर्स के। और यार ये सिर्फ गवर्नमेंट डेट है। हम लोग कहते हैं यार तो बड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, 31 ट्रिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं यार 14 ट्रिलियन डॉलर का हाउस होल्ड डेट है, मॉर्टगेज, कार फाइनेंसिस, क्रेडिट कार्ड्स। 2.2 ट्रिलियन डॉलर का स्टूडेंट डेट है, मोर देन 10 ट्रिलियन डॉलर का कॉर्पोरेट डेट है। ये सब को एडअप करें, दिस इज वेरी वेरी हाई, क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। और यार ये सारा का सारा प्रॉमिस डेट है। प्रॉमिस डेट है जिसकी लिखत परत हुई है कि ये पे करना है। फिर एक होता है अनप्रॉमिस डेट, जिसके अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी सोशल सिक्योरिटी आ जाती है। उसको अगर आप ऐड करें तो यू कैन कम अप विद एनी नंबर कि वो इतना ज़्यादा है। सो अमेरिकन के लिए डॉलर को बचाना, एंड आई एम वेरी श्योर के अमेरिकन विल टेक डेस्परेट मेजर्स, डिसाइसिव मेजर्स ले भी सकते हैं। क्या ले सकते हैं वो डिपेंड करता है व्हाट। अब ये हम बात कर रहे हैं if BRICS come up with something, but the BRICS have to come up with something, क्योंकि जो नुकसान हुआ है ना इसका डॉलर के, अब दुनिया में इन्फ्लेशन क्यों है, हर जगह इन्फ्लेशन है। बरतानिया के अंदर यार फूड इन्फ्लेशन इज़ 19.5%, बरतानिया जैसे मुल्क में। ठीक है, लोग चला रहे हैं इस वक्त कि मुझे याद है कि मैं एक कैफ़े से एक चीज़ एंड टोमेटो पनीनी खाया करता था, उस वक्त ही 2.5 पाउंड की, वो इस वक्त 6.5 पाउंड की बिक रही है। वो अनबिलीवेबल, 6.5 पाउंड की। लेकिन आप सोच लें कि अगर वो सिर्फ चीज़ एंड टोमेटो पनीनी इतने की बिक रही है तो बाकी सब चीज़ें कितने की बिक रही होंगी। उसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि यार जिस तरह अमेरिका ने कोविड के दौरान $6 ट्रिलियन प्रिंट किए, बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया है, लेकिन डॉलर इज़ अ रिजर्व करेंसी फॉर द वर्ल्ड। थियोरेटिकली स्पीकिंग नहीं, यानी अगर यही काम अगर चाइना करता ना तो इसकी जो इन्फ्लेशन थी वो सिर्फ चाइना की सरहदों तक रहती। यही काम यूरोपियन ने भी पैसे छापे हैं, 600 बिलियन यूरो तो यूरोपियन ने भी छापे हैं, लेकिन एक हद में रखकर बड़ा उन्होंने कहते हैं टारगेटेड स्पेंडिंग की है यूरोपियन से। अमेरिकन ने अनटारगेटेड स्पेंडिंग की है, रिलेंटलेस की है उन्होंने, यानी मैं कहूँगा केयरलेस स्पेंडिंग की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा केयरलेस स्पेंडिंग की है, ये जानते हुए कि इस सारे डॉलर की जो प्रिंट किया ना, इसका जो इन्फ्लेशनरी कॉन्सिक्वेंस है ना वो पूरी दुनिया में आएगा, और वो अब आया हुआ है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में क्यों इन्फ्लेशन ज़्यादा है भाई? आपकी शिपिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। आपकी शिपिंग क्यों एक्सपेंसिव हो गई है? क्योंकि देयर आर टू मैनी डॉलर्स इन सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड। 6 खरब डॉलर एक्स्ट्रा सर्कुलेट कर, इंपोर्ट बिल बढ़ गया ना, इंपोर्ट बिल बढ़ गया है इसी, और पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, तो डॉलर की वजह से, डॉलर के बढ़ने की वजह से जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो मसला पड़ा है ना, क्योंकि क्या कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ना कि आपके पास अगर एक काम, यानी अगर आपने एक शिपमेंट करनी है, उसके लिए अगर आपके पास अगर फ़र्ज़ करें, लेट्स एक अजम्पशन लेते हैं कि $2 अरब हैं इन सर्कुलेशन। ठीक है, आपने शिपमेंट करनी है तो उसकी जो आप शिपमेंट की जो आप वैल्यूएशन करेंगे ना वो रिलेटिव टू होगी दैट द मनी इन सर्कुलेशन। लेकिन जो ही आपकी मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, फिर आपकी जितनी भी जो प्राइसेस है ना वो रिलेटिव टू होंगी द इंक्रीमेंट, जितना इंक्रीज़ हुआ ना पैसे का इन सर्कुलेशन, उसकी वजह से। मसला क्या हुआ है, वो सारा का सारा 6 खरब डॉलर तो स्पेंड हुआ है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, वो $6 ट्रिलियन स्पेंड हुआ है अमेरिका के अंदर। लेकिन उसकी जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई का जो सैलाब है वो पूरी दुनिया सह रही है, क्योंकि इवेंचुअली वो जो 6 खरब डॉलर के जो चेक्स गए हैं, जो कंपनीज़ को फाइनेंस किया गया है, जो कंपनीज़ को बेल आउट किया गया है, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ को बेल आउट किया गया है, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक को बेल आउट, डिपॉजिटर्स को बेल आउट किया गया है, इसका इवेंचुअली इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे आएगा, क्योंकि डॉलर ने प्रिंट होना अमेरिका में, लेकिन ट्रैवलर से पूरी दुनिया में करना है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ब्रिक्स नेशन ने फील करना शुरू कर दिया है। अब होता क्या है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट था ना, ये मार्च 22 में ख़त्म हो गया। अच्छा, ख़त्म क्यों हो गया? कि वही चीज़ जिसका फ्रांस को बहुत डर था कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म आ जाएगी डॉलर की वजह से, वही हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, अमेरिका ने आधे फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज़ कर दिए हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम जो सबसे ख़राब किया है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में से
अमेरिका को रशिया को बंद कर दिया। यानी उसने 2 अटैक किए ना, एक तो 2 अटैक किए, एक तो उसके $300 बिलियन के करीब फ्रीज कर दिए, फ्रीज कर दिए और उनको स्विफ्ट पेमेंट से निकाल दिया, स्विफ्ट पेमेंट से निकाल दिए। इससे ये भी चीज़ होती है ना कि जो रशिया से ट्रेड करने वाले मुल्क हैं उनको कहते हैं हमें भी तो फिर उसका फ़र्क पड़ा है ना कि हम उनसे ट्रेड नहीं कर सकते, हम भी। और इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो पड़ा है एक पर्टिकुलर मुल्क को, जर्मनी को। अच्छा, जर्मनी ने ना अर्ली 20s अंगेला मर्केल के दौर में एक बड़ी जो है ना वो कहते हैं ना कोवर्ट गेम खेली है कि अमेरिकियों को भी ना दिलासा देते रहे हैं लेकिन रशियन के साथ अपना ट्रेड बढ़ाते रहे हैं। और नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह को, यानी पहले नॉर्थ स्ट्रीम से भी गैस आ रही है, फिर साथ में साउथ यूक्रेन से भी गैस आ रही है जर्मनी में, फिर एक और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बिछा ली। वजह उसकी ये थी, ये सोच के कि जर्मनी वाज थिंकिंग कि अमेरिकन दिस विल बी अ डिटरेंट, कि अमेरिकन जो है ना वो रशिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से यूरोप को नुकसान होगा। बट उसने उठा लिया। उसने ना सिर्फ यूरोप के मेंबर्स को डिस्टर्ब किया बल्कि इंडिया और ईरान को, चलो ईरान तो चलो पहले उनके साथ था, इंडिया एंड चाइना व्हिच इज ऑलरेडी ट्रेडिंग विद रशिया और विद अमेरिका, यानी कि वो दोस्त है। और उसने कहा कि यार मतलब ट्रेड वाइज दोस्त है उसका ना अमेरिका, यानी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अब चाइना और इंडिया तो थे ग्लोबल सिस्टम में, उनको भी नुकसान है, यूरोप के हैवी वेट्स को भी नुकसान हो रहा है। तो ये तो अमेरिका ने खुद ऐसा इकदाम किया ना कि लोगों ने कहा इनफ इज इनफ। और क्योंकि देखें 1971 में भी यूनिलैटरल डिसीजन दिया, ब्रेटन वुड सस्पेंड किया, मार्च 2022 में भी यूनिलैटरल डिसीजन दिया, रशिया को किक आउट किया फ्रॉम स्विफ्ट एंड फ्रॉम, क्योंकि अब वो जो फिर यार आपकी एक आर्गुमेंट बन जाती है, फिर अमेरिका को क्यों सजा दी है इराक वॉर की, नोबडी कुड पनिश। यानी आप अगर देखेंगे यूरोप की तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे इराक वॉर के ख़िलाफ़, यूरोप की तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट लड़ा जाके अमेरिका, लेकिन लड़ा जाके ये बरतानिया भी लड़ा है। कोई नो वन कुड गो एंड पनिश अमेरिका फॉर इराक वॉर। आप ये देख लें लिबिया के अंदर अमेरिका ने क्या किया, चले उसके अंदर अमेरिका ने नेटो को आगे ज़्यादा लगा दिया था, लेकिन वो अमेरिका की आशीर्वाद वगैरह तो नहीं कर पाए। नहीं हो सकता, किसने यानी अमेरिका को हम सजा नहीं दे सकते इस वजह से कि डॉलर की हेजेमनी है, इस वजह से कि जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो वो कहते हैं ना कि जो खून है वो डॉलर बना दिया अमेरिका ने, उसकी वजह से हम अमेरिका को पनिश नहीं कर सकते, सजा नहीं कोई कर सकता। अमेरिका की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी अमेरिका कैन प्ले बाय द रूल्स व्हेन दे लाइक इट, अमेरिका कैन ब्रेक द रूल्स व्हेन दे लाइक इट। तो वो इसके अंदर, और इस चीज़ को चाइना ने अच्छा नहीं समझा। मार्च 2022 के जो यूनिलैटरल ये जो कदम उठाए अमेरिका ने, चाइना इज़ नॉट हैप्पी, इवन इंडिया इज़ नॉट हैप्पी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नॉट जस्ट, यानी कि ये मतलब ये तो पूरा आपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर उसको भी नाराज कर दिया, इधर आप एशिया को भी आपने नाराज यानी कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने तो ठीक है अपनी बदमाशी तो यूज़ की, यस, डॉलर की वजह से जो, बट उसकी वजह से अब 70 या 80 सालों बाद उसको नुकसान अब शायद सही वाला अब अमेरिका भी फील कर रहा है कि जो बदमाशी हम करते थे अब उसका एक वो भी तो आया ना, उसका कहते हैं ना कि पे बैक टाइम, यानी ये पे बैक नहीं। तो अमेरिकन ने ये एंटीसिपेट नहीं किया था कि यार अगर हम इतना ज़्यादा दबा रहे हैं किसी को तो इवेंचुअली वो चीज़ हमारे खिलाफ यूज़ हो जाएगी कि डॉलर पे अगर हम सैंक्शन लगा रहे हैं, ईरान पे लगाई, दुनिया ने कबूल कर ली, रशिया पे जब लगाई, रशिया आधी दुनिया का नहीं वो डिवाइड हो गई है, रशिया पे दुनिया डिवाइड हो गई है, क्योंकि रशिया इज अ बिग कंट्री, चाइना से लेकर आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर और कहाँ तक जाता है और ना अमेरिका को टच करता है। हाँ, आप इतने बड़े वाले एरिया के मुल्क से आप इतना बड़ा पंगा ले रहे हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने थे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि ब्रिक्स कह रहे हैं कि भाई ये तो कल को हमें सैंक्शन लगा देगा। यस, एक तो ब्रिक्स, फिर दूसरा जिहाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि रशिया की उस तरह की कॉन्डमनेशन क्यों नहीं आई, उसकी वजह यह है पीपल नो द बैक स्टोरी कि नेटो ने जो किया एक्सपेंशन ऑफ द नेटो सबसे बड़ा, ठीक है, वो पुतिन का वर्जन यही है ना कि हमारे मॉस्को से 60 किलोमीटर की दूरी पे आपके मिसाइल लगा रहे हैं और 5 मिनट में वो मिसाइल वहाँ पे हिट कर सकते लगा देंगे। एक वो पार्ट है, लेकिन जो एक यूएस की इकोनॉमिक माइट है,
इकोनॉमिक माइट नहीं मैं कहूँगा, एक इकोनॉमिक वो कहते हैं ना बदमाशी, बदमाशी जो अमेरिका की है, इससे हर कोई नाखुश है। ये कोई आज का प्लान नहीं था, डी डॉलराइजेशन का जो प्लान है ये तो काफ़ी देर से कंट्रीज हैव बीन ट्राइंग। यूरो एक उसी की अटेम्प्ट थी, फेल हो गई, नहीं उसने कामयाब हो सकी। ब्रेकिंग पॉइंट आ जाते हैं ना, लेकिन फ्रैक्चर वो ऑफिशियल आना शुरू हो गए, जो कहते हैं ना कि हेयर लाइन फ्रैक्चर उस वक्त आने शुरू हो गए थे। 2000 जब नाम क्या है, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है ना, तो दैट वॉल कहते हैं ना कि पूरी बोन ही फ्रैक्चर हो गई ना, फिर तो हड्डी पूरी तोड़ दी ना उसने। चाइना को सबसे ज़्यादा एंगर था अमेरिकन के ऊपर कि यहाँ तक कि हैंक पॉल्सन जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी था, उसने कहा भी था कि चाइनीज़ जो थे दे वर विलिंग टू वो ना, यानी जो ट्रेजरी उस वक्त $700 अरब के ट्रेजरी बॉन्ड्स थे चाइनीज़ के पास, और रशिया के साथ मिलकर वो उसको डंप करने के लिए रेडी थे। तो चाइना ने उस वक्त अपनी मौशी जो कहते हैं ना बसीरत को देखे कि भाई इन लॉन्ग टर्म अभी हमें अमेरिकन डॉलर की, अमेरिकन की ज़रूरत है तो ना अमेरिका को घुटनों के बल ना लाओ, तो अभी नहीं हम लेकर आते। लेकिन चाइनीज़ का गुस्सा था कि आजकल जो हम देखते हैं ना कि चाइनीज़ ने उस वक्त, क्योंकि चाइनीज़ के दिन में ये था कि जिस तरह अमरीकी अपनी इकॉनमी चला रहे हैं ना, हमने भी अपनी इकॉनमी से चलानी है एग्रेसिव तरीके से कि हमने जो है सर्टेन इंडिविजुअल्स को बड़ा रिच कर देना है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल, बड़ा पावरफुल कर देना है कि ये डिक्टेट करनी शुरू कर देंगे इकोनॉमी को, दे विल लीड द इकोनॉमी। चाइनीज़ ने उसको फैसला किया कि ऐसे तो ज़िंदगी भर नहीं होगा चाइना में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा चाइनीज़ बिलियनियर्स को गायब किया जाता है जैक मा के साथ जो किया, और जिसके ऊपर अमेरिकन बहुत रोते हैं कि ये चाइनीज़ जो हैं ये अपने बिलियनियर्स को गायब कर देते हैं। दिस इज़ द वन थिंग द चाइनीज़ लर्न फ्रॉम 2008 कि हमने किसी इंडिविजुअल को इतना पावरफुल नहीं होने देना कि वो मार्केट्स को हिला दे। ये वो, क्योंकि अभी चाइनीज़ को पता है कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, अमेरिका को तो छींक लगी, दुनिया को नमूनिया हो गया, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ को पता है कि अगर ऐसा ही कोई काम अगर चाइना के अंदर हो गया तो चाइना को कोई छींक आनी और चाइना को नमूनिया हो जाना, दुनिया को कुछ नहीं होना। दुनिया को होगा तो सही, एक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं पड़ेगा जो 2008 के क्राइसिस ने दुनिया के साथ किया था। दुबई के अंदर यार मुझे याद है, मेरे जानने वाले बताते थे कि एयरपोर्ट से 6-6 हज़ार गाड़ियाँ उन्होंने उठाई हैं कि लोग अपनी चाबियाँ छोड़ के जहाज़ पकड़ के चले गए थे। तो और दुबई का यही है कि सारी की सारी उन्होंने जो ईजी मनी थी आफ्टर 2008 उसके थ्रू बिल्डिंग्स बनाई हैं, एम्प्टी बिल्डिंग्स, ठीक है। नोबडी इज़ विलिंग टू यू नो रेजिडेंट्स बाय कर लें या ऑफिस स्पेस। अब तो वो मेरे ख्याल से शायद कोशिश कर रहे हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस और अमेरिकन मूव हो रहे हैं दुबई में, लेकिन ऑन द ग्राउंड वही है कि दे मेड टू मैनी बिल्डिंग्स टू अकोमोडेट दैट मैनी पीपल। लेकिन वो दुबई तो इसके अंदर इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, इसके अंदर जो इस वक्त प्लेयर है ये है चाइना। चाइना ने 2008 के बाद एक प्लान शुरू कर दिया हुआ था कि वी नीड टू स्टार्ट डीकपलिंग, ठीक है। डीकपलिंग क्यों करनी थी? क्योंकि अमेरिका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है उसने चाइना को हिट नहीं किया, लेकिन खबरदार कर दिया कि हमने चाइनीज अमेरिकन के साथ इतना ज़्यादा इंटरलिंक नहीं होना जितना यूरोप ने किया हुआ था। यूरोप ने किया था, और इसीलिए हमने देखा कि ये 2017 से ये बड़ी आवाज़ें आ रही थी कि युआन में ट्रेड होगी। ये मुझे याद है खान साहब जब आए ना 2018 में, तो वो जो चाइना गए थे तो उधर भी बात हुई थी कि पाक चाइना कि हम लोग करें इसके अंदर युआन। और अब देखें कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट गया चाइना, उसने भी कहा हम करेंगे, वो अर्जेंटीना को भी कन्विंस कर रहा है। इंडिया यूएई से बात कर रहा है रुपी में ट्रेड करने की। इंडिया तो 18 मुल्कों से बात कर रहा है इंक्लूडिंग रशिया। यस, एंड रशिया एंड चाइना ऑलरेडी डूइंग ट्रेड इन लोकल करेंसी। दे ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग। चाइना अब पुश कर रहा है युआन को। युआन के भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी सिर्फ 3% है, एंड यूएस डॉलर अभी भी 60% के साथ है, 58% के साथ है। लेकिन चाइना का जो इस वक्त जो है ना, चाइनीज़ वो कहते हैं कि ना बेबी स्टेप्स लेने हैं। चाइना बेसिकली ये चाह रहा है कि मैं अपने जो है ना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से डॉलर को निकालूं, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मिडल ईस्ट हो गया। जो सबसे जो बड़ी चाइना की जो विक्ट्री होगी वो होगी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की, जो अभी है पैक, जो अभी तक है, अभी तक तो है, लेकिन चाइना वांट्स इट टू बी पेट्रो युआन एग्रीमेंट। तो अगर एमबीएस
अगर युआन पे ट्रेड करने की बात करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा बगावत करेंगे अमेरिका से। बगावत करेंगे, लेकिन चाइना जो है वो इसके हालात पैदा करेगा। चाइना हालात कैसे पैदा कर सकता है? अभी चाइना इसके हालात पैदा इस तरीके से कर सकता है। चाइना के पास एक जो सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो है चाइना के फॉरेन रिजर्व्स। रफली $3 ट्रिलियन के रिजर्व है। मोस्ट ऑफ दोज रिजर्व आर इन डॉलर। फिर चाइना जो है वो US ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा होल्डर है, बेयरर है। चाइना इस वक्त जो आपकी जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो मूव हो रही है टूवर्ड्स टेंजिबल कमोडिटीज़, ठीक है ना। इस वक्त जो इन नियर फ्यूचर एंड इन द फोर्सीबल फ्यूचर हमारी जो ग्लोबल मार्केट है ना, उसको डिसाइड करेगी कमोडिटीज़। आपके मेटल्स हो गए, गोल्ड, फूड हो गया। देख रहा था कि रूस गोल्ड बड़ा कर रहा है कंपाइल। रूस यार चाइना बहुत कर रहा है। चाइना ने और रूस ने तो 2018 से अपने जो है ना रिजर्व बिल्ड करने शुरू किए हैं। रशिया ने 14 से किए हैं। रशिया ने 14 से किए हैं। रशिया ने जो था एक पॉइंट पे रशिया के पास रफली $150 अरब के US ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, जो उसने उठाकर उनको नाम क्या बेच के उसने गोल्ड खरीद दिया था उनका। चाइना के पास इस वक्त तरीका ये है टू फोर्स डी-डॉलराइजेशन है, इसके कमोडिटीज़ को ख़रीदना शुरू कर दे इन बल्क अमाउंट, जो कि इस वक्त चाइना कर भी रहा है। बल्क अमाउंट से मुराद ये है कि चाइना अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है ना उनको बेचना शुरू कर दे और उससे इन्वेंट्री बिल्ड करनी शुरू कर दे, ठीक है, कमोडिटीज़ की, जिसके अंदर आपकी अनाज भी हो गया, ऑयल भी हो गया, जिसके अंदर आपका ये एनर्जी रिसोर्सेज भी हो गए, मिनरल्स भी हो गए। इन सब की इन्वेंट्री बिल्ड करना शुरू कर दे। और कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ इन्वेंट्री बिल्डिंग के इवेंचुअली चाइना अपने फॉरेन रिजर्व से कश्तियाँ भी ख़रीद के ना उनमें कमोडिटीज़, यानी कहते हैं ना कि सप्लाई स्क्वीज़ कर दे कमोडिटीज़ की। सप्लाई स्क्वीज़ करके फिर उसके बाद जब शॉर्टेज का फीलिंग होगी दुनिया को, तो फिर उसको युआन में सेल करना शुरू कर दे। दिस इज़ वन थिंग द चाइनीज आर ऑलरेडी थिंकिंग, यानी कि जितना डॉलर पड़ा उसको खर्च दो, जितना डॉलर पड़ा उसको खर्च दो। ये कमोडिटी सुपर नहीं, क्योंकि ना कमोडिटीज आर टेंजिबल, ठीक है। एक तो ना हमें गोल्ड की जो वजह है ना, गोल्ड, एक तोला गोल्ड की वैल्यू पाकिस्तान में भी वही है जो फ्रांस में होगी, दुनिया के किसी, ये इसे कहते हैं टेंजिबल। ये फ्लक्चुएट नहीं करती, इसकी प्राइस ना फ्लक्चुएट नहीं करेगी। कमोडिटीज़ भी इसी तरह ही होती हैं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाएगी। यानी मैं अभी सिंपल सी बात आपको बता दूं, जो ऐसा प्राइस पाकिस्तान में गंदम की है ना, वही प्राइस UK के अंदर है। अच्छा, मैं एक्सचेंज रेट भी कर दूं अगर प्राइस सेम है। हाँ, पाकिस्तान में मुर्गी महंगी है UK से आजकल, लैम्प भी महंगा, मटन भी महंगा है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप एक्सचेंज रेट करेंगे ना, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन UK में जो चीज़ें महंगी हैं वो फिर आ गया आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है पाकिस्तान से। अगर एक्सचेंज रेट भी अगर इक्विवेलेंस भी करें, रेंट्स बहुत महंगे हैं इक्विवेलेंस के बावजूद, सर्विसेज महंगी हैं, लेकिन आपकी जो कमोडिटीज़ हैं दे आर रफली द सेम प्राइस, जो डॉलर के साथ लिंक है। डॉलर यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आती हैं, यानी हाँ ग्लोबल ट्रेड के साथ जो आती हैं वो, तो ये इन्हें हम कहते हैं टेंजिबल कमोडिटीज़ के। इनकी प्राइस कहीं फ्लक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए चीन के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जाकर दुनिया को सेल करे इन युआन। तो उसके लिए चीन को मैसिव लेवल ऑफ इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये हम कह सकते हैं कि दिस विल बी समथिंग कि चीन है इसको एक्सेलरेट करेगा डी-डॉलराइजेशन। और उसकी चीन पीछे पड़ गया है। और एक चीज़ हम भूल जाते हैं, रशिया, हम कहते हैं जी तेल और गैस ही बेचता रहता है। नो, रशिया इज़ वन ऑफ द टॉप सेलर इन कमोडिटीज़ एज वेल। एलुमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, कोयला हो गया, या यू नेम इट, द रशियंस हैव इट। रशिया के बाद सबसे ज़्यादा गंदम उगती है, उस सर्दी के मौसम में गंदम ज़्यादा उगती है पाकिस्तान से ज़्यादा। मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अमेरिका ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि मैं जो रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा हूँ वो बदमाश हाथी की तरह, मतलब वो हो गया था यार, कहते हैं ना, क्योंकि ये उसने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इसका एक रिएक्शन आएगा और ये लोग नई करेंसी की बात करेंगे। नहीं, नई करेंसी की बात अमेरिकन को पता है दैट दे विल डू इट, लेकिन वो फिर यही बात आ गई दैट क्या रास्ता इख्तियार करते हैं चाइना, ब्रिक्स, ये नेशन क्या रास्ता इख्तियार करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। क्योंकि अमेरिका के इस वक्त अपनी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत पोलराइज्ड है। वो अपने मामलात में बहुत बिजी हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस होराइजन पे है, ठीक है,
इस वक्त जितने भी आगे इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पर रखकर कह रहे हैं हाँ आ जाएगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होगा जो कि 2008 का था। इसका मतलब है इट्स गोइंग टू बी फार वर्स दैन 2008। इफ़ दे आर कंपेयरिंग अ क्राइसिस फ्रॉम 2008, इसका मतलब है कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी फार वर्स दैन 2008। और उसकी वजह से अमेरिका का प्रॉब्लम क्या होगा? अमेरिका को थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। फिर साथ में सऊदी अरब है। सऊदी अरब इज़ रियली रियली एंग्री विद अमेरिकन्स। ठीक है, जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बाइडेन ने किया, ठीक है, खशोगी के मामले में उनको पराया स्टेट कहा, ट्रंप ने कहा हम निकल जाएंगे, 2 हफ्ते की मार है बस, इस तरह की बातें। लेकिन चाइना ने जो एक काम किया ना कि ईरान और सऊदी अरब को के दरमियान वो देखिए डिप्लोमेटिक, चाइना उधर भी गेमें खेल रहा है, उधर भी डिप्लोमेटिक महाज पे गेमें खेल रहा है। चाइना बहुत अग्रेसिव हुआ है। चाइना को अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पता प्रॉब्लम क्या है। चाइना अमेरिका की जो कामयाबी की जो रीज़न है ना, वो है अमेरिका की टू मच इन्वॉल्वमेंट इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और यही चाइना अमेरिका ने हमेशा से किया कि नई मामला हल हुआ कू कर दो, ठीक है। इजिप्ट के अंदर यानी कहीं भी मसला हुआ है तो भाई 2 मुल्कों में मसला चल रहा है, उन दोनों मुल्कों में कू करा कर अपने बंदे बिठाकर मामला हल करा दिया। ये चीज़ें अमेरिका करता रहे। अच्छा, चाइनीज़ ये काम नहीं करते। द रीज़न चाइनीज़ डोंट डू इट, के चीनी जो है ना मुझे चाइनीज़ की एक चीज़ बहुत पसंद है कि दे हैव अ मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। वो कहते हैं कि भैया हमें तुम्हारे निज़ाम की कोई परवाह नहीं है, तुमने बादशाहत करनी बादशाहत करो, आमरीत करनी आमरीत करो। अमेरिकन कहते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, ब्ला 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 बकवास, ठीक है। उस इंडिविजुअल राइट्स का नुकसान क्या हुआ है पाकिस्तान में? इस मुझे बताएं, आपके 2 बंदे हैं, नवाज शरीफ, ज़रदारी। आई आस्क यू क्वेश्चन, आपने इतना आप फॉलो करते हैं, इज़ द स्टेट मोर पावरफुल और इज़ इट नवाज शरीफ और ज़रदारी मोर पावरफुल? नवाज एंड ज़रदारी। और उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? आपने देख लिया? हाँ देख लिया कि स्टेट किस तरह यरगमाल, फिर स्टेट किडनैप हो जाती है। हम यानी 23 करोड़ लोग किडनैप हो चुके हैं सिर्फ 2 वेरी पावरफुल इंडिविजुअल्स की वजह से। चाइना इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। चाइना कहते हैं इंडिविजुअल पावरफुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बिलियनियर्स को वो उठा के गायब कर देते हैं, फिर जब दुनिया चलाती है तो फिर नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ है जो वेस्टर्न अमेरिका नहीं समझेगा। अमेरिका जो है इस वक्त टू मैनी पावरफुल इंडिविजुअल्स के हाथों किडनैप हो चुका हुआ है। अभी मैंने जिस को बताया था कि अमेरिका की जो एक गवर्नमेंट का मैंडेट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो अब शिफ्ट हो चुका हुआ है टुवर्ड्स द फेडरल रिजर्व सिस्टम, और फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम वो शिफ्ट हो चुका है टू द वॉल स्ट्रीट एंड सिलिकॉन वैली। यानी कि इलेक्टेड के पास नहीं रहा, इलेक्टेड से जाकर वो प्राइवेट सिटीजन्स के पास जा चुका है जो कि बेइंतहा अमीर हैं। यानी इस चीज़ को एक नई टर्म इस्तेमाल की गई, अमेरिका इज़ अ टेक्नो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम सोसाइटी, कि वो एक नई फ्यूडल क्लास ने जन्म ले लिया, टेक्नोक्रेटिक व्हिच इज टेक सेवी एंड, और उनके अंदर फिर एक वो भी है, कहते हैं ना कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। इसके अंदर मैं कहूँगा कि जिस तरह इसका एक प्रोडक्ट है, जिस तरह बिल गेट्स है। बिल गेट्स इज़ वन ऑफ दोज फ्यूडल्स, ठीक है, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यूडल्स, लेकिन ही इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्यूडल हु हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। वो उसकी अपनी फिलॉसफी है, है, ठीक है। देन यू हैव इलॉन मस्क, कंप्लीटली डिफरेंट, अपनी यूनिवर्स है। मार्क ज़करबर्ग की अपनी यूनिवर्स है। अच्छा, वो इट्स नॉट बैड कि बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि उनकी इस थिंकिंग से और उनकी एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट देयर थिंकिंग की वजह से अमेरिका को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही। सही यूनिफॉर्म, और मतलब लॉ मेकर्स अगर कुछ कानून करवाना चाहे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ईजीली इनके हाथों, ठीक है। और इनको अब वही बात हो रही थी कि ना HSBC के बारे में, वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग का केस था। अल चापो का तो आपको पता होगा, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, उसका $1.5 अरब जो था लॉन्डर किया हुआ था HSBC अमेरिका ने थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू ऑनलाइन, और पकड़े भी गए। एंड व्हाट हैपेंड
कुछ भी नहीं हुआ। HSBC का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ HSBC को जितने को उसने पैसे लॉन्डर किए थे उतने का फ़ाइन कर दिया। और जब पूछा गया कि जर्नलिस्ट से कि भाई ये क्या, यानी क्यों किया है HSBC को फ़ाइन, इनका लाइसेंस कैंसिल करो। उन्होंने कहा भाई लाइसेंस अब क्या कैंसिल करेंगे, HSBC इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट प्लेयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। HSBC इतने बड़े लेवल पे जो चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप यानी वो नहीं दे सकते, आप उसको सजा नहीं दे सकते, वो जो मर्जी करे, वो जो मर्जी करे। और वो कहते हैं कि हम क्या लड़ेंगे, यानी जो न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था उसने अपनी बात साफ साफ उसने बोला, कहता है कि व्हाट विल आई डू, मेरे पास तो इतने लोग ही नहीं है, वो तो फ़ौज भेज देंगे वकीलों की, जिस तरह नवाज शरीफ के पास भी है वकीलों की फ़ौज, डॉक्टरों की फ़ौज भी है। तो कहता है कि दे विल सेंड, अब डॉक्टर भाई 14 डॉक्टरों ने किया था, 14 डॉक्टर से 12 थे, ये 14 तो कहने की बात यह है कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका, कि आपके जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, आपके प्राइवेट सिटीजन्स, दे बिकम टू पावरफुल, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो एक तो सिमिलर नहीं है, लेकिन उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, जिसकी वजह से जो सरकार है वो कमज़ोर हो गई है। सरकार जो वो बेसिकली पुतला बन गई है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है। लेकिन अब मैं HSBC पे बात करता, HSBC जो है ना सिंस 2011 चाइनीज़ ने HSBC को ना अपने पास लाना शुरू कर दिया है, और इन वेरी सून, बहुत जल्दी HSBC इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। HSBC $3 ट्रिलियन का ना उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है दुनिया, यानी $3 ट्रिलियन का वो प्लेयर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। What they are going to do is, the Chinese, they are going to use HSBC to make yuan one of the reserve currencies of the world. The secondary. Bank of England ने already yuan को थर्ड रिजर्व करेंसी डिक्लेयर कर दिया हुआ। आई थिंक दिस वाज बिफोर कोविड, 2018 में कर दिया हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर दिया हुआ है। लेकिन अभी जो काम करना है ना चाइनीज़ ने, वो ये है कि HSBC को यूज़ करना है इन्होंने। और ये चीज़ मैं पढ़ रहा था कि HSBC का हेड ऑफिस बेशक लंदन में है, लेकिन 70 to 75% बिजनेस चाइना के इर्द गिर्द हो रहा है उनका, तो वो उन्होंने उधर से ऑक्यूपाई कर लिया HSBC को। और आप देखें चाइनीज़ प्रैग्मेटिज्म को, आप देखें कि ये वही बैंक है जिसने उन स्मगलर्स का पैसा डिपॉजिट किया था जिन स्मगलर्स ने अफीम बेची थी चीन के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, चलो अब हम, पहले अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया, अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अब हमारी बारी है। फिर दूसरा आपने एक चीज़ नोट की होगी, फ्रांस का प्रेसिडेंट चाइना पहुंचा है। अरे वो गया है, पाइन साढ़े मसले हल करो। अब वो मसला क्या है, चाइना के दरबार पे हाजिरी लगाई है, चाइना के दरबार पे हाजिरी इसलिए लगाई है कि डी-डॉलराइजेशन होगी तो हमारा क्या फ्यूचर है आपके साथ। अच्छा, उसकी वजह क्या है, हमें ये बताया गया है कि वो रशिया यूक्रेन जंग के लिए गया है। बात की होगी, डेफिनेटली बात की होगी, लेकिन आपको रिसेंटली आफ्टर 2008 चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हम लोगों को चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है अफ्रीका का, और अमरीकियों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भांप रहे हैं कि अफ्रीका चला गया हमारे हाथ से, यानी अफ्रीका। और अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपकी मेजर बैटरी की जो कमोडिटीज़ है ना, जिसमें कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट बहुत ज़रूरी मेटल है फॉर मेकिंग लिथियम आयन बैटरीज, उसके लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर है। लिथियम भी है, ठीक है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा, अभी एक लिथियम के अलावा सोडियम को भी इस वक्त किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है टू मेक बैटरीज। लेकिन फ्रांस को ख़तरा क्या है, फ्रांस को ख़तरा है उसकी जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ थी अफ्रीका के अंदर, वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका, जो कि आज भी कॉलोनियल फ्रैंक इस्तेमाल करती हैं, CFA। और हाल ये है कि सिंस 1945 उन मुल्कों को अपनी करेंसी, अपने रुपया छापने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ फिर भी बेहतर थे इस मामले में कि हमें अपना रुपया तो छापने दिया उन्होंने, बाकी बेशक ठीक है लोकल वाइसराइज तो उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन रुपया तो मैं छापने दिया। लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं, जिनको अपने गोरे आका बड़े याद आते हैं।
नकल करते रहते हैं, लेकिन मसला ये नकल शर्म आती नहीं, हमारी गलियों से निकलते हैं और वो उनकी नकल करनी है जाते हैं। और ये बात है कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो मुसीबत ये नकल हो रही है, अकल नहीं है। नकल करने का शौक है अकल के बगैर, अकल के बगैर। तो वो फिर जो हुआ है वो हमारे सामने है। वो फिर कबाड़ा निकलना ही था। कबाड़ा निकल गया, कबाड़ा तो निकल गया है, निकल गया मुल्क का। ये तो अभी मुल्क जिस तरह चल रहा है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो हम कभी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जो 14 जो आपकी टेरिटरीज हैं फ्रांस की, कॉलोनीज, फॉर्मर कॉलोनीज अफ्रीका में, उसके अंदर चाइना की इकनॉमिक जो है ना माइट, यस बिल्कुल नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है। फ्रांस बहुत परेशान है क्योंकि फ्रांस कैन नॉट लूज़ दोज कॉलोनीज़, क्योंकि वट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि उसका फ्रेंच इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अभी फ्रेंच इकॉनमी है वन ऑफ द टॉप 10 इकॉनमीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं जिसमें सेनेगल, मोरिटानिया वगैरह, ये माली वगैरह ये मुल्क हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क हैं ये मुल्क अपना 50% फॉरेन रिजर्व जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं फ्रेंच सेंट्रल बैंक। आप अंदाज़ा लगाएं व्हाट विल हैपन इफ दे स्टॉप डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन। फ्रांस का तो आधा गया। फ्रांस टॉप 10 में से आई थिंक इट्स द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बिल्कुल। जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है ना 26वीं 26th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। 6 से 26वीं, 6 से सीधे 26। इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना दुनिया में, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया दुनिया में। हाँ फ्रेंच कल्चर वगैरह रह गया। हाँ वो नहीं वो तो वो चीज़ें रह गई, लेकिन पावर तो अलग चीज़ है, हार्ड पावर चली गई। थाईलैंड का भी है ना, वो तो बांग्लादेश का भी होगा, बांग्लादेश का, वो तो आपके श्रीलंका, वो मालदीव का भी बहुत है, मालदीव का बहुत है सॉफ्ट पावर, इतना सा है मालदीव। लेकिन मसला ये है कि वो जो फिर डिप्लोमेटिक पावर है, जो हार्ड पावर है, खत्म हो गई है। तो फ्रांस इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए, पस-ए-मंज़र तो रखेंगे, मद्देनजर रखते हुए चीन के पास पहुंचा है कि जनाब हमारी द न्यू रियलिटी, काइंड ऑफ शेप द न्यू रियलिटी। यानी फ्रांस, क्योंकि अगर तो आप इतना बड़ा फॉल लेंगे ना, इतना बड़ा फॉल जो फ्रांस को मिल सकता है, पोटेंशियल फॉल, वो फॉल तो आएगा, लेकिन जो उससे सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट फ्रांस में आएगा। जो अभी आप देख लें, अभी उसकी झलकियाँ शुरू हो गई। अभी झलकियाँ आप देख लें, 2019 में येलो वेस्ट हुई, मुजाहिरे हुए, 4-5 साल से वहाँ पे एहतजाज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इतना बड़ा पोटेंशियल यानी फाइनेंशियल कोलैप्स अगर हो गया फ्रांस के साथ, कि चाइना ने, क्योंकि चाइना ने अपने पर फैलाने हैं, तो चाइना ने उन इकोनॉमीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा घसीटना है। चाइना ने कहना है कि भाई तुम डॉलर को मारो गोली, मेरे साथ युआन में ट्रेड करो। सूडान तो नहीं है ना फ्रांस की कॉलोनी? सूडान बरतानिया की थी। सूडान बरतानिया की थी। क्लाइंट यानी कॉलोनी नहीं थी, क्लाइंट स्टेट थी, यानी वाइसरॉय नहीं था सूडान के अंदर। तो जो क्वेश्चन फ्रांस लेकर गया कि सर अगर आपने शी जिनपिंग के पास कि सर अगर आपने उनके साथ युआन में ट्रेड शुरू कर दी तो हमारे साथ क्या होगा फिर? क्या होगा? तो दैट वाज देयर। यूक्रेन रशिया की वॉर, आई थिंक यूरोपियंस की ना बस हो गई है वो, क्योंकि अभी यार CIA की लीक्स आई हैं, पता लग गया कि भाई करप्शन, नेक्स्ट लेवल करप्शन हो रही है। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन इज़ नॉट फेमस फॉर द राइट रीजंस। जब 1992 के अंदर सोवियत यूनियन गिरा है, तो यूक्रेन वाहिद मुल्क था जिसमें से सबसे ज़्यादा असलहा स्मगल हुआ था। $32 अरब का उस दौर में असलहा स्मगल हुआ था, जो कि ये सारी की सारी आपकी गई हैं अफ्रीका में। जो आपकी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बोको हराम जैसी दहशतगर्द, यानी या दहशतगर्द तंजीमें भी अपने कह सकते हैं, या उन्हें कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अफ़गानिस्तान में भी गया, पाकिस्तान में भी ये माल आया, यानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये गया सारा का सारा असलहा। साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गया ये असलहा, एंड नाउ इट्स हैपनिंग अगेन। ठीक है कि वो वेपन्स भेजी जा रहे हैं, लेकिन टर्न्स आउट के वो उधर से जो इंडिविजुअल्स हैं, वेरी पावरफुल यूक्रेनियन इंडिविजुअल्स, वो बेच रहे हैं। तो इवेंचुअली अब जो होने वाला है ना इन फ्यूचर, एक बड़ा स्लो डिमाइज होगा अमेरिका का। स्लो डिमाइज इसलिए होगा क्योंकि जो अमेरिका ने काम किया ना अपनी करेंसी प्रिंटिंग का,
जिसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया ने फेस किया है। जब दुनिया अपने आप को शील्ड करेगी, क्योंकि दुनिया ने इवेंचुअली अपने आप को शील्ड करना है। हाँ, एक होता है ना डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म आपने लगाना है। तो ये एग्जैक्टली सेम थिंग था जो रोमन एम्पायर के साथ हुआ था। रोमन एम्पायर को भी डेकेड्स लगे थे। रोमन एम्पायर का भी जो डाउनफॉल का जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था वो था इकोनॉमिक कोलैप्स था। इकोनॉमिक कोलैप्स यही था कि आपने जंगें रोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा लड़नी शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम उसका क्या हुआ था रोमन एम्पायर का कि इट वाज द रोमन एम्पायर दैट बेसिकली इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी मफतूहा इलाके हुआ करते थे, फतह करने वाले, फतह किए जाते थे इलाके, वो फ़ौजियों को लैंड अलॉटमेंट होती थी। ठीक है ना, जैसा पाकिस्तान में भी होती है, इलाके फतह नहीं होते लेकिन लैंड अलॉटमेंट हो जाती है। वहाँ पर फतह इलाकों पे फ़ौजियों को लैंड। व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज दे केप्ट ऑन फाइटिंग वॉर्स बट दे वर कॉन्करिंग मोर लैंड। बट आपने फ़ौजियों को अब तनख्वाहें पे करनी है। अगर आप ज़मीन नहीं दे सकते तो कुछ तो देना ना आपने। उन्होंने क्या किया कि दे डिड, उसे हम लोग कहते हैं कॉइन डिबेसमेंट, जिस तरह हम कहते हैं ना करेंसी डिवेल्यूएशन, उसे कहते हैं कॉइन डिबेसमेंट। उस कॉइन डिबेसमेंट की वजह से इट टुक रफली 70 years फॉर द रोमन एम्पायर टू इवेंचुअली कोलैप्स, डिसिपेट इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, हाँ, वो तुर्की वाली साइड पे वो इंटैक्ट रही। वेस्टर्न वाली साइड पे वो कोलैप्स हो गई। लेकिन दैट वाज द ओल्ड टाइम्स के जहाँ पे कहते हैं ना कि वक्त बहुत तेज़ नहीं था, वक्त बहुत ही स्लो था। अब वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है। ऐसे ही है, तो अब तेज़ी से बदलता है। अब तेज़ी से वो जो काम दहाइयों में होते थे अब सालों में होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये अब इवेंचुअली जो है अमेरिका के जो पर फैले हुए थे, जो इसका जो मुझे जो एक बहुत ज़्यादा जो एक ख़दशा है ना कि अमेरिका अपनी फुल मिलिट्री माइट को यूज़ ना कर ले, यानी डेस्परेट मेजर्स पे ना आ जाए। 35,000 सोल्जर्स इन जर्मनी उधर चने खाने नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान में जो मतलब मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, तबाही मची हुई है। हाँ जी, इधर भी तो खींचातानी ग्लोबल पॉलिटिक्स के ही एंगल से हो रही है ना। वो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि अमेरिका जो है ना, वो अब आपको पाकिस्तान इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग या एक इक्वेशन में हम भी एक है ना, एक एलिमेंट। यार हम ना एक छोटा सा एक वेरिएबल हम हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर इस तरफ हो गए चाइना की तरफ, तो मेरा ख्याल है एशिया पूरा रीजन हाथ से निकल गया, तो उसको रखना भी ज़रूरी है। मुझे ये लगता है इस वक्त आई थिंक अमरीकियों के लिए ना पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी सऊदी अरब है। इधर सऊदी अरब बहुत पाकिस्तान भी इसलिए ज़रूरी है ना कि अफगानिस्तान साथ लगता है ना। अफगानिस्तान में वापस आना है उन्होंने, वो अब चाइना वगैरह को काउंटर करने के लिए वापस भी तो आना है ना। अच्छा, उसके अंदर जो मुझे लग रहा है ना, वापस ना आए तो कम से कम वापस नज़र किसी ना किसी फॉर्म में नज़र आएंगे, के थ्रू आना है या किसी के थ्रू करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम पता क्या है अमेरिका के लिए, अब वही बात आ गई कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज थोड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया बैलूनिंग डेट है, बर्जनिंग डेफिसिट है। यानी आप कह रहे हैं कि वो प्रायोरिटाइज करेगा। अब उसने प्रायोरिटाइज करना है, उसने कहना है ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट टूट गया तो अमेरिका पे एक टाइप की ना वो गिर जाएगा, वो कहते हैं ना शहाब साकिब गिर जाएगा अमेरिका पे। शहाब साकिब, हाँ। वो और जहाँ तक मोहम्मद बिन सलमान आई कैन एंटिसिपेट, वो ये मूव शायद ले भी सकता है या वो ये कर सकता है कि कहे कि अच्छा नहीं, हम अग्रीमेंट तोड़ते नहीं है, हम इसको लिमिट कर देते हैं कि अच्छा अब हम सिर्फ ऑयल जो है ना वो डॉलर में नहीं सेल करेंगे, हम इतना % ऑयल डॉलर में सेल करेंगे। कुछ कैप लगा दें। थिंग्स दे कैन डू, इस तरह की चीज़ें जो कर सकते हैं। साथ में गल्फ़ कंट्रीज़ मोस्ट लाइकली साथ भी देंगे सऊदी अरब का। जो मुल्क साथ नहीं देगा वो है मोस्ट लाइकली इजिप्ट। इजिप्ट इज़ फर्मली इन द वेस्टर्न कैंप। पिट्ठू है, पूरा पिट्ठू है। दूसरा अब जो इम्पोर्टेंट मुल्क आ जाता है वो आ जाता है अब जिस तरह यूक्रेन है। यूक्रेन की जंग को अलाइव रखना ऑन मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, कि रशिया को विलिफाई करना है, रशिया को ईवल शो करना है, क्योंकि यूरोपियंस आर गेटिंग टायर्ड एंड रशिया को वीक भी करना है ना। रशिया को वीक भी करना है, लेकिन चाइनीज आर नॉट बाइंग इट। इस वक्त रशिया का ह्यूज ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ। इस वक्त सऊदी अरब जो है वो रशियन ऑयल ख़रीद के यूरोपियंस को बेच रहा है। यही काम इंडिया का रहा है।
रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। इनडायरेक्ट वेज हैं। और इसके अंदर अब ये अमेरिका के लिए बिग चैलेंज होते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो काइंड ऑफ आ गया कि अच्छा यार एनसीआपी ने भी देखना है, यानी दिस इज मेरा यहाँ पे शायद थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होगा आपसे। पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट नज़रों में, इसलिए जो लड़ाई हमें, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि यहाँ पे जो दो कैंप्स बने हैं ना आपके सिस्टम के अंदर, वो एक प्रो करप्ट है और एक कुछ और है, यानी कि यानी एक प्रो अमेरिकन है, एक जो है वो प्रो वेस्ट है एंड प्रो प्रो ईस्ट है, एक प्रो रीजन है। हाँ जी, तो ये खींचातानी वही हो रही है पाकिस्तान। ये खींचातानी जिहाद एक चीज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। अमेरिका कब से पाकिस्तान में आया हुआ है? 1953 से। 1953 से कनेक्शन है। इतना आपने अपने सारे वर्दी वाले जो हैं वो आपके ट्रेन होते हैं अमेरिका से। ठीक है, आपका कोई भी आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके उनके बच्चे जो हैं वो सारे अमेरिका में बैठे हैं। आपकी स्टेटस को के सारे बच्चे बाहर, सारे लोग, जायदादें उनके बाहर। हाँ जी, जायदादें उनकी बाहर बैठी हैं। अमेरिका से उन्हें इस पर डायरेक्शन कोई नहीं आ रही। बट देखिए ना 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन यूथ है। देयर इज अ पोटेंशियल, मैसिव पोटेंशियल। वो पोटेंशियल एक अलग चीज़ है। मैं जियोपॉलिटिकल, मैं वही कह रहा हूँ, ये जियोपॉलिटिक्स की क्वेश्चन में भी तो आता है ना कि जब वो देखते हैं कि यार दिस कंट्री इज इम्पोर्टेंट, इसको हमने अपने यार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्रूस राइडल ने कितनी खुलेआम उसने बात भी कर दी कि वी ब्राइब द पाकिस्तानी आर्मी। उसने कहा था ना ये बात, क्यों कहा था? वो कहता है कि हमने काम भी तो करवाना है ना। जो मुझे लग रहा है वो ब्राइब नहीं आ रही। अच्छा, ब्राइब नहीं आ रही तो इसका मतलब है डायरेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, हाँ ये ज़रूर बोला इमरान खान को साइड पे करो, एलिमिनेट करो या साइड पे करो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को सूट नहीं करता अ वेरी पॉपुलर एंड ठीक है, उसकी इंक्लिनेशन रीजन की तरफ है। ही इज मोर, यानी वो यही ना कि ही इज मोर रीजनल इन हिज अप्रोच। प्रो रीजन है। रशिया के पास जाता है, चाइना के पास जाता है, अफगानिस्तान में अमेरिका को कहता है बेस नहीं देनी, ईरान से दोस्ती करनी है, ईरान से दोस्ती। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ, यहाँ पे ऐसे हॉकिश एलिमेंट्स बैठे हैं कुछ पिट्ठू हमारे यहाँ पे, जो ईरान को गालियाँ देते रहते हैं सारा दिन कि बस हमारी बिगड़ी रहे। और मुझे पता है वो किसके एजेंट्स हैं, वो पता लग रहा होता है, यानी वो किसी एजेंडे की बुनियाद नहीं कह रहे होते। एक बड़ा सिंपली बताऊँ, ईरान इज अ मैसिवली मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। हमने तो अमेरिका के कहने से बिगाड़ी है हमेशा। हमने हमेशा तो बिगाड़ के रखी है ईरान के साथ, विदाउट एनी रीजन। आपका जो इस वक्त गैस का जो इशू चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है कि आपने ईरान के साथ अपना एग्रीमेंट ही नहीं किए। और भाई आपने अगर गैस ही खरीदनी है, आप यूएई के थ्रू खरीद लो। आप इतने दूध के धुले हो, अमेरिका के वो होना ताबेदार हो कि आपने गैस ही नहीं खरीदनी नहीं है यार। ताबेदारी इंडिया, आपने रूस से तेल नहीं खरीदा यार, इतनी ताबेदारी है। यानी मैं वो सऊदी अरब जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट करके बैठा है और रशियन ऑयल बेच रहा है खरीद के, यार इतनी ताबेदारी। मैं तो वही कहता ना कि फिर कोई तो है जिसको उम्मीदें हैं अमेरिका। इवन इंडिया ईरानियन गैस खरीद रहा है वाया यूएई, और यूएई के ऊपर क्यों लगी हुई है इस वक्त फाटेफ की तलवार? वो इसीलिए लगी है ना, एक तो ये और दूसरा वेनेजुएला के भी ऑयल की जो सेटलमेंट्स थी वो दुबई में हो रही थी। और इतना यार आप अपने बारे में सोचते हो, इतनी ताबेदारी नहीं अच्छी होती सात समुंदर पार लोगों की। दैट्स द प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर कि जो आपके पीडीएम वाले हैं ना, ये हमेशा सात समुंदर पार से डायरेक्शन लेते हैं। तो यानी कि वो उनको अब इसका पाकिस्तान डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन नहीं आ रही, वो बस देख रहे हैं उनकी तरफ। वो डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि वो ज़ुबानी कलामी कुछ नहीं, वो बस हाथ हिल रहे हैं अमरीकियों के। अच्छा, कर लो। तो वो बस उसी को रीड करके ना कर लो कि शायद हमने ये करना है। वो दे आर बेसिकली नॉट गेटिंग अ डायरेक्शन फ्रॉम अमेरिका। वो क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यही है कि अमेरिकन्स का, मैंने वही बात बताई थी कि अमेरिकन्स ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, वेरी सॉरी टू से, नॉट सॉरी टू से एक्चुअली, पाकिस्तानी मिलिट्री पे अमेरिकन्स का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जब ब्रूस राइडल ने बात कर दी है वो 100%, यानी उसने अपनी तरफ से एक सच्चाई है जो कि उसने इन प्लेन वर्ड्स कह दी है, और उसके बावजूद
अमेरिकन का हमेशा से यही क्वेश्चन है कि दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं है, जो मैंने आपको BCCI का सुनाया, या उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर से वो जो ट्रस्ट लेवल है ना वो काफ़ी नीचे गिर चुका हुआ है। दूसरा जो पाकिस्तान का जो पिछले 53 से लेकर ऑनवर्ड्स जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रहा है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल भी जो एक अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को हमने एक एशिया का टाइगर बनाना है, वो टाइगर की जगह बिल्ला भी नहीं बन सका। तो अमेरिकन को वो कहते हैं ना कि यार इवन मैं भी हूँगा ना, मैं भी अगर किसी बंदे को पैसे देता जाऊँगा ना और बंदा कहेगा कि सर आप मुझे पैसे दे दें, मैं लड़े बड़े लगा दूंगा, तबाही फेर दूंगा, वो वाकई में तबाही फेर देता पैसे की, वो पैसा उड़ जाता, गायब हो जाता है। दिस इज़ द सेम थिंग द अमेरिकन साहब कि यार इतना पैसा लगाने के बाद व्हाट इज़ द रिजल्ट कुछ नहीं मिला उन्हें। यही बात अब उन्होंने पैसा लगाया, जिस तरह यूरोप पे पैसा लगाया, यूरोप बन गया, ठीक है। सिंगापुर इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जांपल, बिल्कुल। सिंगापुर को देख लें, जापान को देख लें, यार वियतनाम को देख लो, यार $300 बिलियन का ट्रेड है यार उस मुल्क का। रिजवान साहब, मैंने अपनी वीडियो में सवाल किया था आज कि कितने साल लगेंगे डी-डॉलराइजेशन को, 10, 20 या 50 साल, आपके ख्याल में कितना अर्सा लगेगा कि एक ऑल्टरनेटिव होगा हमारे पास डॉलर की अगेंस्ट? ऑब्वियसली डॉलर इतनी जल्दी तो नहीं कहीं जा रहा, बट ये है कि एक आपके पास एक दूसरी ऑप्शन जो जिसकी वेटेज होगी, एक कंसिडरेबल वेटेज होगी डॉलर के मुकाबले में, कितने सालों तक हमारे पास वो दूसरी ऑप्शन उसका मैं एक देखता हूँ कि जिस तरह फॉर चाइना के रिलेटिवली देख लेते हैं। चाइना के लिए इस वक्त एट प्रेजेंट उनका जो ये कहते हैं ना एरा, वो है सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन, द एरा ऑफ रेवोल्यूशन, 2049 में ख़त्म होनी है। 2049 जो सेंचुरी ऑफ एरा ऑफ रेवोल्यूशन है ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है चाइना जो है वो वापस द मोस्ट रिचेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड बनना चाहिए। सुपर पावर बनेगा ना उनका सुपर पावर। यार एक सुपर पावर की मिलिट्री माइट के ध्यान से नहीं चाइनीज सोचते। यार चाइनीज जो है ना, एक बहुत ही गलत परसेप्शन है कि चाइनीज जो है ना, दे हैव एन इंपीरियल माइंडसेट, दे हैव एन एक्सपेंशनेट माइंडसेट। चीन की आप तारीख सुन लें, पढ़ लें, चाइना ने कभी भी एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट नहीं रखा, यानी उस पर हमले होते रहे हैं, लेकिन उसने जाकर कभी कब्जे नहीं किए, पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा नहीं कर दिया उसने। इधर हिंदुस्तान वो ट्रेड करता है, वो ट्रेड करता रहा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट यानी इन अ वेरी रफ प्रोजेक्शन 800 साल तक दुनिया का अमीर तरीन इलाका रहा है वो। 35% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ वॉज इन चाइना, इन टेंजिबल गोल्ड एंड सिल्वर। दैट इज द पोजिशन चाइना वॉन्ट्स अगेन, के रिचेस्ट, बीइंग द रिचेस्ट। बट दिस टाइम द चाइनीज आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू बी, अब हम भोलापन नहीं दिखाएंगे जो हमने पहले 19वीं सदी में दिखाया था। दे आर सेइंग कि वी आर प्रोएक्टिव। सेकेंडली द चाइनीज, तो 2049 को अगर देखा जाए, आई थिंक बिफोर 2035 जो है ना, वी विल सी के डॉलर जो है ना वो काफ़ी नीचे आएगा 2035 तक। दूसरी ऑप्शन होगी, ये नहीं होगा कि मल्टीपोलर दुनिया बनने जा रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, ठीक है। द पावर सेंटर्स विल बी मल्टीपल होंगे, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील। और जहाँ तक अगर देखा जाए, चाइना ये कभी भी नहीं करेगा कि इंडिया को अपनी अम्ब्रेला के अंडर करने की कोशिश करे, ठीक है। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ कि 1962 में जब चाइना ने कब्जा कर लिया था इंडिया की टेरिटरी पर, तो बाद में छोड़ दी थी उन्होंने अक्साई चीन जो इंडिया का थोड़ा सा रीजन छोड़ दिया था, जस्ट टू शो देम कि हम कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उन्होंने बना दी थी, और ये इंडिया को पावर करवाया था कि तुम ना अपनी डायरेक्शन 7 समुद्र पार लेनी बंद करो, हम नेबर्स हैं, तो ना तमीज़ के साथ रहना चाहिए। वो 2020 में भी यही लेसन दिया है कि तुम जरा क्वाड कूड ना करो, इधर हमारे साथ रहना है। यानी वो कहते हैं ना कि वी कांट चेंज आवर नेबर्स, तो अपने हमसायों के साथ रहना है, हमसायों के साथ बनाओ कि ना कि 7000 मील जो दूर बैठी है उसके पिट्ठू बनो आप। Now Pakistan is doing the same ना, unfortunately। पाकिस्तान के पास ना अनफॉर्चुनेटली कोई, यार वो फिर आ जाती है कि आपके पास ऑर्गेनिक लीडरशिप कोई नहीं है, ठीक है ना। चाइना की ऑर्गेनिक लीडरशिप है, चाइना की जो इस पर लीडरशिप बैठी हुई है वो है सारी की सारी चाइनीज एजुकेटेड, ठीक है। तो दे आर ऑर्गेनिक लीडरशिप ऑफ चाइना। तो आई थिंक 2035 इज इम्पोर्टेड लीडरशिप नहीं है